मैं कोई वसूली नहीं करती थी कि मैंने इसलिए बोला। अगर कोई पूछता था कहाँ, मैं बोलती थी घर जा रही हूँ। तो कौन से घर, मतलब क्योंकि मेरा मायका भी लखनऊ में ही, और ससुराल। तो मुझे ये लगता था कि कौन सा घर, मतलब पति का घर बोलूं या मम्मी का घर बोलूं। उस समय आपके पति दयाशंकर जी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पे थे। उनका एक ऑडियो टेप वायरल होता है जिसमें कथित रूप में मायावती जी पर कुछ अपशब्द की बात आती। रेस्टोरेंट के ओपनिंग के लिए गई थी, ना कि मैं किसी बियर बार के ओपनिंग के लिए गई थी। जिस दिन मैंने उस रेस्टोरेंट की ओपनिंग की, क्योंकि जब 10 दिन के बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ और ये चीजें शुरू हुई, क्योंकि जब ओपनिंग हुआ उसके बाद पेपर में बहुत अच्छा आया था कि मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है। वो मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट कब बियर बार बन गया मुझे पता ही नहीं चला। कोर्ट केस, देखिए वैसे तो ये पारिवारिक मामला है बहुत, अगर आप इस विषय पे मैं मुखर होकर नहीं बोलती हूँ, लेकिन ठीक है, अब तो सभी पूरे ओपन प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक फोरम पे है। मैंने कई बार इस चीज को अपने जीवन में फेस किया कि मुझे 2 बजे रात में भी घर से निकाल दिया जाता था। तो मैं अगर आवश्यकता हो तो आपके लिए पानी बोल दीजिएगा मैम के लिए, मैम इमोशनल हो रही हैं। नहीं, ठीक है। मुझे कभी लगा ही नहीं मेरा घर कौन सा है। वो घर मुझे लगा कि ये मेरा घर है। ठीक है, 5 साल के लिए ही था, पर वो मेरे नाम से था। और हर लड़की को, हर माता पिता को अपने बेटे और बेटी दोनों में इतना आत्मविश्वास बनाना चाहिए, इतना आत्मविश्वास उनको जगाना चाहिए कि कोई कंपटीशन का भाव नहीं होना चाहिए, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, उसमें कंपटीशन का भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने पैर पे जरूर खड़े होना चाहिए और आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। ये मैं हर माता पिता से, हर बच्चों से मैं ये आह्वान करूंगी कि ये भाव जरूर ले आना अपने मन में। बिल्कुल, आपने मायावती के साथ साथ जो उस प्रदर्शन में शामिल थे बसपा के कई बड़े नेताओं पे, उन पे आपने एफआईआर दर्ज कराई है हजरतगंज थाने में। जो डिबेट्स में जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह के जो टिप्पणी होती थी कि जुबान काट लेंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें थी, तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी के ऊपर इन चीजों का बहुत असर हुआ। आपको डर नहीं लगा? मायावती जैसा नाम, बसपा जैसा संगठन और हजारों लाखों की संख्या में आक्रामक लोग सड़कों पर हैं और वो बयान जो दे रहे हैं या विरोध जो कर रहे हैं, वो विरोध और बयान के साथ साथ धमकियां जाती। माँ, जब बच्चे पर बात आती है जी, तो डर किस बात का? जिस बच्चे को मैंने अपनी कोख में 9 महीने रखा है, जिस बच्चे को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि बिना कारण, बिना किसी दोष के मेरे बच्चे पर उंगली उठा दे। नमस्कार, मैं विकास। आज आप सबको रूबरू कराऊंगा उस महिला से जिसने राजनीति की बाजीगर कही जाने वाली मायावती को उन्हीं के अखाड़े में ऐसा पछाड़ा कि 2017 में बसपा का नाम निशान लेने वाले कुछ इक्का दुक्का लोग ही बचे। लेकिन यहाँ बात सिर्फ राजनीति की नहीं होगी। आज हम बात करेंगे उस बेटी की, उस औरत की और उस माँ की भी, जिसका सफर बोकारो से शुरू हुआ और राजनीति में वो मंत्री भी रही और आज क्या कर रही हैं, भविष्य की उनकी क्या कल्पनाएं हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। स्वागत है स्वाति सिंह आप जी का। नमस्कार। नमस्कार। तो पहले मैं ये बातचीत शुरू करूं, राजनीति पे, आपसे जुड़े विवाद पे, आपके भविष्य के विचारों पे हम आएंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं हम आपकी कहानी वहां से शुरू करें जहां से आपकी कहानी सही में शुरू हुई थी, बोकारो से। आप बताएं आपका बचपन कैसा रहा, बचपन की आपकी पढ़ाई कैसी रही और किस तरीके से आपने बचपन जिया और किस तरीके से आगे? बोकारो मेरी जन्मस्थली है। मैं क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग वहाँ पर थी, लेकिन मेरी जड़ें बलिया से हैं, बलिया के हम लोग रहने वाले हैं। और पापा की पोस्टिंग बोकारो में मैं क्लास 2nd तक पढ़ी हूँ। उसके बाद पापा का ट्रांसफ़र हो गया नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, टनकपुर। फिर वहाँ से फाइनली हम लखनऊ शिफ्ट हो गए और लखनऊ 30 साल से ऊपर हो गए हम लोगों को लखनऊ में। मैम, मैं कहानी को थोड़ा और धीरे धीरे चाहूंगा। आपके पिताजी का, आप किस विभाग में वो काम करते थे और बलिया में आप किस क्षेत्र से आती हैं? आपका विधानसभा कौन सा है, गांव का नाम या तहसील आप बताना चाहें ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले आपका बलिया का कनेक्शन किस तरीके से। बलिया में
बोकारो का बताऊं या नहीं, बलिया में आपका घर, जहाँ पे बलिया में आपका, क्योंकि पैतृक घर आपने बताया बलिया से है, हाँ। तो बलिया में आपका कौन सा गांव था, कौन सी विधानसभा क्षेत्र है, आप उसके बारे में बताएं। फिर पिताजी क्या करते थे उसके बारे में, क्योंकि बोकारो में आप 2 साल तक की उम्र तक रही, तो उसका तो कोई 2 साल नहीं, क्लास सेकंड तक। क्लास सेकंड तक, तो वहाँ के अगर आपके कुछ अनुभव हैं आप वो बताएं, और बलिया से आपका क्या कनेक्शन है वो भी। तो बोकारो मेरी जन्मस्थली है और बहुत छोटी थी, तभी मेरे फादर का ट्रांसफर हो गया। पापा वहाँ पर भारत सरकार में पापा थे, HSCL में, और एक लगाव है बोकारो से। जी। अब तब वो बिहार में था, अब झारखंड हो गया है, लेकिन कहते हैं ना जहाँ पर आपका जन्म हुआ है तो उस जगह से लगाव होता है। और रहने वाले हम लोग बलिया के हैं जी। मेरा घर, मेरा गांव बलिया में, बैरिया एक जगह है, बैरिया विधानसभा भी है जी। वहाँ के, रामनगर की मैं हूँ। और हम लोग हर गर्मी के और ठंडे की छुट्टी में हम लोग गांव जाते थे। जी। मुझे आज भी याद है, मेरे बाबा जब हम लोग वापस आते थे वहां से, तो मेरे बाबा नए नए नोट की गड्डी रखते थे, 2 रुपया, 5 रुपया, आप 10 बाबा जी का रुपया। नाम बताना चाहें दर्शकों को, इसी बहाने उनका नाम भी पता चल जाएगा। श्री काशीनाथ जी। तो मुझे याद है कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि जब जब हम वापस आते थे, नए नए नोट मिलते थे, सभी बच्चों को एज के हिसाब से मिलता था। जो सबसे छोटा है उसको 2 रुपए मिलते थे, उससे बड़े वालों को 5 रुपए, और उससे बड़े को 10 रुपए। उससे ज्यादा कभी मिला भी नहीं। लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि चाहे मैं अगर मैं अपने माता पिता की बात करूँ, अपने ददीहाल, अपने ननिहाल की बात करूँ, तो बेटियों को बहुत 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 लाड प्यार मिलता है, मिला। और मुझे वो चीज़ महसूस हुई कि शायद मैं बहुत प्रिविलेज्ड थी कि मैं ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ। लेकिन उसी बचपन में जब मैं गांव जाती थी, तो मैंने देखा कि और घरों में या और जगहों पर मैंने देखा कि बच्चियों के साथ बहुत भेदभाव होता था कि पढ़ने नहीं जाओगी, या छोटी छोटी बच्चियां काम करती थी, खाना बनाती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत सवाल उठते थे, और मैं वो अपने माता पिता से ये सवाल करती रहती थी कि ऐसा क्यों है, क्यों उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्यों डिस्क्रिमिनेशन है, वो स्कूल क्यों नहीं जाएंगी, वो घर पे काम क्यों करेंगी इतने छोटे से। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत था पहले, बेटे और बेटी को लेकर। जी। लेकिन फिर भी कहूंगी, मैं अपने माता पिता का, अपने बाबा दादी, अपने नाना नानी, सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन लोगों ने मुझे, सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे घर की हर लड़की को, इतना प्रिविलेज लड़कियां थी कि कोई अंतर नहीं हुआ लड़के या लड़की में। अगर आपके बचपन की बात करें तो आप बचपन में मतलब किस किस्म की बच्ची थी? 2 बच्चे होते हैं, एक तो प्यार उनको ज्यादा मिलता है जो बहुत ही यस्सर वाले होते हैं, जो सब कहना मान रहे हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत चुलबुले से होते हैं, शैतानियां खूब करते हैं, उनको भी प्यार मिलता है। आप किस किस्म की बच्ची थी? बहुत शैतान। जी। पढ़ने में भी अच्छी थी, पढ़ती भी थी, लेकिन शैतान भी बहुत थी। अच्छा। मतलब हम 2 भाई बहन हैं। जी। मेरे भाई बहुत शांत है, लेकिन मैं ठीक उनके विपरीत थी। और शुरू से अगर मैं हमेशा जब कुछ गलत होता था तो मैं उस पर सवाल खड़े करती थी। कई बार ऐसा हुआ कि पढ़ने के लिए पापा ने अगर भैया को मारा या मम्मी ने मारा, तो मैं छोटी थी, मैं अपने भाई से, लेकिन मैं सामने ढाल बनकर खड़ी होती थी कि नहीं, उसको ये नहीं पसंद है तो वो नहीं पढ़ेगा। तो बचपन से ही वो हर चीज को चैलेंज करने वाला, अपनी बात को ऐसे कहने वाला, ये आपका हाँ, बचपन से ही स्वभाव मुझे आज भी याद है, मेरे पापा एक बार मेरे भाई को मैथ्स पढ़ा रहे थे, मैं बहुत छोटी थी, तो पापा उसकी पिटाई करने लगे, वो नहीं समझ पा रहा होगा या नहीं आ रहा होगा जो भी। और मुझे याद है कि जब मुझे पापा पढ़ाते थे, तो मैथ्स में बहुत तरीके से आप किसी सम को कर सकते हो। मैं बहुत छोटी थी, मेरे पापा जब मुझे पढ़ा रहे थे, मैंने कहा नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा, मेरी मैम ने इसे ऐसे बताया। पापा ने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी होगा। मैंने कहा ना ना, वैसे ही होगा। तो कहीं ना कहीं छोटे से वो चीज़ मेरे अंदर रही कि मैं अपनी बात को, अगर मैं सही हूँ तो मुझे अपनी बात को रखना आता था, और मुझे अपनी बात को मनवाना भी आता था। तो आपको क्या लगता है, आपके अंदर जो ये एटीट्यूड या जो आपकी ये पर्सनैलिटी है कि अपनी बात के लिए अडिग हो जाना, ये मम्मी पापा से आया या आपके आसपास के एटमॉस्फेयर से आया, ये या गॉड गिफ्टेड था? मतलब एक भाई, 2 भाई बहन है, आप जैसे खुद बता रही हैं कि आपके भाई बहुत शांत और उस तरीके से, जबकि आपका व्यवहार उनसे थोड़ा सा उलट, तो ये आपको लगता है आपके अंदर ये अपब्रिंगिंग कैसे आई, किस जगह से? देखिए, एक चीज़ बताऊँ, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ जहाँ एक बेटे और एक बेटी में भेदभाव नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी बातों को लेकर मुखर थी, और अपनी बातों को रख पाती थी, अगर मैं सही हूँ तो उसको मैं मनवा भी लेती थी। तो इसमें मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने ऐसा लालन पालन किया कि मैं अपनी बात को, सही बात को,
गलत नहीं, कभी गलत को मेरे माता पिता ने कभी बढ़ावा नहीं दिया। सही बात को मैंने रखना जाना, मैंने रखना सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके माता पिता को, और हर माता पिता को अपने बच्चों में यही संस्कार रखने चाहिए, और किसी को भी किसी भी तरीके का भेदभाव तो नहीं करना चाहिए। खैर, अब हम बोकारो से आगे बढ़ते हैं। आपने बताया उसके बाद देहरादून आपके पिताजी का ट्रांसफर हुआ। नहीं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में टनकपुर एक जगह है। टनकपुर। आगे की वहाँ पर। पढ़ाई आपकी फिर नैनीताल में हुई। हाँ, वहाँ पर हुई। वहां पे आप कब तक थी। वहाँ क्लास 10 तक थी मैं। क्लास 10 तक थी। फिर आपका इंटर हुआ, फिर आपका ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से है या इलाहाबाद। आप मैं इंटर भी मैंने यही लखनऊ से किया है। लखनऊ में कहाँ से, अगर आप लखनऊ में केंद्रीय विद्यालय एएमसी है कैंट में, बताएं। जी आर्मी मेडिकल कोर, जी। वहां से पढ़ी हूँ। मैं शुरू से केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ी क्योंकि पापा भारत सरकार में थे। जी। तो और मैं इस बात को बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं केंद्रीय विद्यालय की प्रोडक्ट हूँ, बहुत गर्व से कहती हूँ। बीच में हम एक साल हम लोग भिलाई भी रहे, पापा की वहाँ भी पोस्टिंग थी। वहाँ दुर्ग में पढ़ती थी मैं, वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में। और उसके बाद क्लास 11th ऑनवर्ड्स या 12th ऑनवर्ड्स मैं लखनऊ में ही रही। ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। ग्रेजुएशन आपका किस स्ट्रीम में था। बीकॉम किया मैंने। बीकॉम। हाँ, फिर उस समय एमबीए। बीसी विश्वविद्यालय में कौन हुआ करते थे। रूपरेखा वर्मा रूपरेखा मैम जी थी। थी। अच्छा, वो वो थी। तो महिला एक्टिविस्ट में उनका भी बहुत बड़ा नाम है। हाँ, जब मैं विद्यार्थी परिषद में थी जी। तब भी मैम ही थी यूनिवर्सिटी हाँ, में। मुझे ये जब हम रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में, मुझे पता चला कि आप क्लास 12 से विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई थी। विद्यार्थी परिषद से आपके जुड़ने का क्या कहानी है, किस तरीके से क्या हुआ, अगर आप कुछ हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें, किस तरीके से विद्यार्थी परिषद से आप जुड़ी। बहुत छोटी थी मैं, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि ये इंटर की बात है या यूनिवर्सिटी आने की बात। नहीं, इंटर में आप विद्यार्थी। हाँ। तो 96 में ही मैं जुड़ गई थी विद्यार्थी परिषद से, और 96 में मैंने इंटर किया है। तो विद्यार्थी परिषद से आपका मतलब इंटर केंद्रीय विद्यालय में आप पढ़ती थी, विद्यार्थी परिषद संगठन का आपका, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे विद्यार्थी परिषद, लोहिया वाहिनी, इन सब के बारे में या रूबरू होने का मौका मिला जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया, क्योंकि वहां पे इस तरीके की एक्टिविटी होती थी। तो आपको इंटर में मेरे भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे। अच्छा। तो उनके माध्यम से जैसे घर में लोग आते थे तो विद्यार्थी परिषद के तो लोग क्या आपके आते भाई थे। भी विद्यार्थी परिषद से किसी तरीके से जुड़े हुए थे। नहीं, वो मेंबर थे, मैं ज्यादा आप एक्टिव मेंबर थी उसकी। वो मैं ज्यादा मैंने एक्टिवली काम किया उसमें। मेरे पास दायित्व भी रहा, प्रदेश सह मंत्री का दायित्व था उस समय। विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी 12th में तो नहीं, जब मैं ग्रेजुएशन में थी, ग्रेजुएशन में लखनऊ आई काफी। विश्वविद्यालय के समय। हाँ, तो काम आप उस समय भी लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में भी कुछ एक्टिव पार्टी, क्योंकि आप विद्यार्थी परिषद के पूरा सदस्य हैं। विद्यार्थी परिषद के लिए हम लोग काम करते थे। उस समय पूरा। विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, अगर आपको याद। संतोष भैया चुनाव लड़े हैं, बजरंगी सिंह बज्जू जी लड़े हैं चुनाव। सबके चुनाव में हम लोगों ने काम किया। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपका जिस काम में इंटरेस्ट होता है तभी आप उस काम को करते हैं। जिस काम में अगर आपको लगता है कि हाँ हम अच्छा लगता है, आपको लगाव है किसी काम से, तभी आप उस काम को करते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि देखिए स्टूडेंट यूनियन था, तो स्टूडेंट्स अपनी बात को रख पाते थे, बोल पाते थे, कोई अगर समस्याएं हो, कुछ भी हो। तो चूंकि विद्यार्थी परिषद का हिस्सा थी, विद्यार्थी परिषद से लोग चुनाव लड़ते थे, उनके लिए काम करते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी राजनीति की शुरुआत, जो एक सामान्य धारणा है कि 2016 के बाद हुई, वो 2016 से ना सही, जब आप विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन में थी उसी समय से आपकी राजनीतिक शुरुआत हो चुकी थी। उससे भी पहले शायद कहेंगे तो गलत नहीं होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि 96 में 12th करने के बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है। बट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के पहले ही विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई थी मैं। चूंकि लखनऊ विश्वविद्यालय की बात हो रही है और मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने भी मोटाराम के छोले समोसे खाए थे, मोटाराम कैंटीन के। नहीं, मैं वहाँ ब्रेड पकौड़े बहुत खाती थी। जो साइंस फैकल्टी में जो कैंटीन था, तो वहाँ हम लोग जाते थे ब्रेड पकौड़े खाने के लिए। बढ़िया। अब अगर हम लखनऊ विश्वविद्यालय से आगे बढ़े, इसके बाद आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी अपनी पढ़ाई की। हाँ। उसके बारे में आप। मैंने MNNIT से MBA किया है। जो आज तो MNNIT है, उस समय MNREC था, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड था, और हमें डिग्री भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही मिलती थी। उसके बाद हमारा कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी हुआ जी। फिर NIT हो गया आज की डेट में। और अच्छा लगता है, बहुत कहना चाहिए कि बहुत अच्छी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। वहाँ पर पढ़ाई मतलब पढ़ाई इन द सेंस कि हमारी क्लासेस सुबह 9 बजे शुरू होती थी
और शाम के 7 बजे तक अगर हम कंप्यूटर सेंटर पे जाते थे, कंप्यूटर की भी क्लासेस होती थी, लगभग 7 बजे तक क्लासेस रहती थी। लेकिन कभी लगा ही नहीं इतना अच्छा माहौल। वहाँ पे सारे ही बच्चे हॉस्टलर्स ही थे। बहुत अच्छा माहौल था, चाहे फैकल्टीज़ की बात करूँ, चाहे पूरे कॉलेज की बात करूँ। बहुत अच्छा माहौल था, एक पढ़ने का माहौल, आगे बढ़ने का माहौल, आप भविष्य में क्या करेंगे उसको गढ़ने का माहौल था वहाँ पर। कुछ अगर आप किसी किस्से से उस माहौल को, वहाँ के टीचर्स या प्रोफेसर्स के नाम के साथ या किसी सहपाठी के साथ के कुछ किस्से अगर आप शेयर करना चाहें जो अभी भी के बच्चे जाने। वहाँ मेरी जब हम लोगों ने एडमिशन लिया तब वहाँ जी। एचओडी हमारी गीतिका मैम थी। आज भी उनके साथ हम सभी जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे। और वो हमारी एचओडी नहीं थी, हम लोगों के लिए माँ समान थी। मैंने कहा जैसे वहाँ पे सारे बच्चे अपने घरों से दूर थे। तो ये जुड़ाव मतलब लगातार बना हुआ था या जब आपको मंत्रालय में आई या प्रदेश सरकार में आपकी अहम भूमिका हुई उसके बाद बहुत सारे नहीं रिश्ते? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद तो बहुत बात तो नहीं हो पाती है गीतिका मैम से, लेकिन हाँ बात होती है, मिलते हैं हम लोग। लेकिन कभी ऐसा नहीं रहा, मेरी गीतिका मैम ने कभी भी किसी भी बच्चे को उसके पोजीशन से की वजह से उसको नहीं उन्होंने प्यार किया या लगाव दिया, या उस सोच करके उन्होंने कभी उनका गाइडेंस नहीं मिला। ये सोच करके उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया कि मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, कहीं भविष्य में जाएंगे तो इंस्टीट्यूट का नाम होगा, कॉलेज का नाम होगा। मैडम तो मुझे लगता है मैम कभी ये अपेक्षा भी नहीं रखती होंगी कि हम उनके विषय में कहीं चर्चा करें। नहीं, लेकिन हम सबका फर्ज बनता है, जब भी हम जहां भी हो, हम सबको जहां जिसका सहयोग मिला है उसका नाम लेना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद उनका नाम अगर हम नहीं लेंगे या उनके बारे में नहीं बताएंगे तो ये पॉजिटिव एनर्जी कैसे करेगी। थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, विद्यार्थी परिषद का एक सवाल जो जिस पे मैं अटका। आप विद्यार्थी परिषद के एक्टिव मेंबर थे, आपको प्रदेश का दायित्व भी था। आपने उस समय कुछ ऐसे मूवमेंट क्यों, क्योंकि उस समय प्रदेश में सरकार मुझे लगता है कि जो है विचारधाराओं के जो है हमारे लिए विपरीत थी, तो आपने कई सारे आंदोलन वगैरह, क्योंकि किसी आंदोलन का अगर आप जिक्र करना चाहें जो उस समय आपने मैं बृहद स्तर पे किया हो। देखिए, मैं आंदोलन की बात तो अगर मैं कहूँ तो वो सेकेंडरी है। हम लोगों ने जब हम विद्यार्थी परिषद में, तो उस समय लड़कियां बहुत कम जुड़ती थी विद्यार्थी परिषद से। 96-97 में बहुत ज़्यादा ऐसी छात्राएं नहीं थी जो और एक तो विद्यार्थी शासन की परिषद। छवि भी इस तरीके से थी कि हाँ, जिस वहाँ पर हाँ, ऐसी कुछ बिल्कुल। इस परिस्थितियाँ थीं इस तरह की। और घर वाले मुझे लगता है कि बहुत इस फ़ेवर में भी नहीं रहते थे कि बेटियाँ उनकी किसी भी ऐसे राजनीतिक दल या नहीं, यहाँ पे राजनीतिक आपके पार्टी परिवार से। का क्या रिएक्शन था, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बात सही है कि आप तो तब की बात कर रही हैं। अगर वर्तमान समय में भी किसी घर की कोई बेटी, बहन छात्र राजनीति में बहुत रुचि लेती है तो उसको परिवार से कितना सहयोग मिलता है या एप्रिसिएशन, तो मुझे लगता है आज भी 70% नहीं ही होता होगा। तो आपके घर पे क्या माहौल था जब आपने? देखिए, मेरे घर में मैंने बोला ना कि अगर आप सही काम कर रहे हैं, मेरे घर में ये चीज़ था कि आप कभी गलत काम नहीं करना है, गलत रास्ते पर नहीं जाना, और अगर सही कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर था कि घर में पता होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये घर में पता होना चाहिए। और किन लोगों से मिल रहे हैं आप, वो घर के लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और उन लोगों को भी घर वालों से भी मिलवाना है। तो मुझे लगता है हर माता-पिता की अपेक्षा होती है। आज मैं भी माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे किस तरह के दोस्तों के साथ हैं, किस तरह के उनका क्या सर्कल है, डेफ़िनेटली मैं इस बात को जानना नहीं, चाहती हूँ। बहुत बेहतर बात है आपकी ये। बिल्कुल हमें, और अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं हमें परिवार से कहना चाहिए, परिवार एक दोस्त के रूप में होना चाहिए और इसी तरीके से बढ़ना चाहिए। बात विद्यार्थी परिषद में रहते समय आपका क्या अनुभव था, किस तरीके से आपने काम किया, किस किन लोगों के साथ काम किया, अगर उसमें से कुछ नाम ऐसे हों जो आज भी संगठन में किसी जगह पे हो, अच्छा काम कर रहे हो, आप उनके बारे में बताएं। जो काम की आप अगर बात कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद में, तो उस समय 1996-97 में विद्यार्थी परिषद अपने पैर को मजबूत कर रही थी। उस समय ऐसा शुरुआती दौर तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, वो दौर था जब हम कोशिश कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शंस हों उसमें भी हम जीत कर आएँ, कॉलेजेस में भी हम जीत कर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विद्यार्थी परिषद से जुड़ें। तो अगर मैं उस गलत समय नहीं हूं तो का उस समय छात्र राजनीति में ये लोहिया वाहिनी या सपा के अनुषंगिक संगठनों का दबदबा हुआ इनका करता था, कम से वर्चस्व कम होता था। लखनऊ, इलाहाबाद, इन बिल्कुल, सब जगहों हाँ, बिल्कुल। और मुझे याद है उस समय का, मैं एक वाक़या आप लोगों को बताना चाहूँगी जी। कि मैं अपने 1-2 साथियों के साथ जी। अ, हम सब गए जुबली कॉलेज। जी। सदस्यता के लिए हम लोग गए थे। तो गार्ड ने पूछा कि क्या काम है? हम लोगों ने बताया कि भैया विद्यार्थी परिषद से हैं और सदस्य बनाने आए हैं। वो गार्ड भैया ने हमको डाँट के भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से, क्या काम है?
मुझे आज भी याद है कि हम लोग गेट पर नीचे बैठे थे, हम छुट्टी होने का हमने इंतजार किया, जो लगभग करीब आधे घंटे के बाद छुट्टी हुई। इसके बाद हम अंदर गए हैं, तब हमने सदस्यता के विषय में बात किया, कोशिश, मतलब इस तरीके से हमारी कोशिश चलती थी। संघर्ष एबीवीपी का, जो कि आज के समय में बहुत आसान है। आप किसी भी कॉलेज में, क्या किसी भी, अगर मुझे लगता है सरकारी कार्यालय में भी जाके विद्यार्थी परिषद का नाम लेते हैं तो आपको न्यायोचित सम्मान तो अब मिलेगा ही मिलता मिलेगा। है। आज जहां तो तक मिलेगा आपने बात किया कि उस समय के कोई ऐसे लोग, जी। तो आज की डेट में, और ये बहुत गर्व की बात है कि धामी जी भाई साहब, उस समय हम लोग साथ में थे, जी। हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद में एक साथ ही काम किया। अ, आज की डेट में वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बिल्कुल। हैं। ये हम जब सभी विद्यार्थी परिषद के लोगों के लिए, संगठन के लोगों के लिए गर्व की बात है कि एक व्यक्ति उतने नीचे से विद्यार्थी परिषद में एक स्टूडेंट के रूप में काम करना, सदस्य के रूप में काम करना, फिर एक पदाधिकारी, और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनना, तो ये मुझे लगता है कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को उस पद तक लेकर बिल्कुल जाना। सही बात है। लखनऊ विश्वविद्यालय से होने की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि जब भी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ नाम, चाहे वो आप हो या बहुत सारे और भी मंत्री रहे हैं, इस सरकार में भी, दूसरी सरकारों में भी, जब भी किसी का नाम आता है कि ये विश्वविद्यालय से थे, भले हम उनसे मिले हो ना मिले हो, आदमी गौरवान्वित तो महसूस करता ही है। जब धामी जी भी सीएम बने तो ऐसा लग रहा था विश्वविद्यालय का हर लगा कि मुझे भी उत्तर प्रदेश कैबिनेट में कोई ना कोई पोर्टफोलियो तो मिला हुआ है, मेरा मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं, ऐसा है। तो विश्वविद्यालय के दिनों में आपने भी वो नारे लगाए थे, एबीवीपी डायनामाइट। हाँ हाँ, बहुत। और हम तो, मुझे याद है कि जब इलेक्शंस होते थे जी। तो हनुमान सेतु के और पहले से, पुल जो परिवर्तन चौक से, वहां जी। से लेकर के और आईटी चौराहे तक पूरा बैरिकेड कर दिया जाता था। अच्छा। और सड़क आपको देखने नहीं मिलती थी, क्योंकि पूरे सड़क पर जो छोटे छोटे पैम्फलेट्स होते हैं, वो पूरी सड़क पे हर पार्टी के लोगों का, सबका वो फैला रहता था। आपने कार्यकाल में किसका किसका इलेक्शन देखा है, अगर आप नाम कोट करना चाहें, जो उस समय अध्यक्ष हुए हैं या एबीवीपी से जो लोग लड़े? संतोष भैया चुनाव लड़े थे, बच्चू लड़े थे चुनाव, बहुत सारे लोग लड़े थे विद्यार्थी परिषद से। बेहतर। अब हम इस छात्र राजनीति और आपकी पढ़ाई की प्रक्रिया, मुझे लगता है लगभग हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए? उसके बाद में आपने कुछ और किया, या विवाह का आपका की बात कब की है? मैं एमबीए कर रही थी जी। लास्ट में, बिल्कुल फाइनल ईयर था, तब शादी की बात, मतलब तब मेरी शादी तय हुई थी। किस साल की बात होगी? 2001, 2000 लास्ट में, बिल्कुल 2000 लास्ट। क्योंकि आपके शादी से जुड़े हुए कई सारी बातें चलती हैं, या कहा जाए जितने मुंह उतनी बात। तो मैं ये चाहूंगा अगर आप एक बार खुल के बताएं कि ये दोनों परिवारों की सहमति से था, या आपका विवाह किस तरीके से तय हुआ और क्या था, आप उसके बारे में भी एक बार क्लियर कर दें। क्योंकि कई तरीके की अफवाह होती है, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी लव मैरिज थी, या कई तरीके की बात चलती है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है आप लोग साथ पढ़े थे। इस बारे में भी अगर आप एक बार क्लियर करके इस बात को खत्म करके फिर हम आगे बढ़े तो बेहतर है। नहीं, साथ पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं बहुत बहुत छोटी थी, बहुत जूनियर थी उनसे, और मैं कभी यूनिवर्सिटी में, मेरी कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, तो लव मैरिज का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। हाँ, ये ज़रूर था कि मेरे माता पिता, मेरी मम्मी ने, घर वालों की सहमति से ये शादी तय हुई, मम्मी ने शादी तय किया। आपकी शादी ये लखनऊ में हुई या बलिया में? नहीं, शादी लखनऊ में हुई थी। शादी लखनऊ में। बेहतर। तो शादी विवाह हो गया, उसके बाद आप एक गृहिणी परिवार के रूप में, बच्चे आए, आपके बच्चों के बारे में आप कुछ बताना चाहें? शादी हुई, उसके बाद मैं, मई में मेरी शादी हुई है, और जुलाई से मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी? हाँ जी, लखनऊ। किस विषय में आप पढ़ाती थी, अगर आप? मैं फाइनेंस पढ़ाती थी। फाइनेंस में। आपने कब तक विश्वविद्यालय में पढ़ाया? 2010 तक। ये अनुभव कैसा होता है कि एक छात्र के रूप में, छात्र राजनीति से भी जुड़े, तो उस समय तो अध्यापकों के साथ भी थोड़ा बहुत विवाद या विरोध तो रहता ही होगा, फिर स्वयं अध्यापक बन के पढ़ाना उसी डिपार्टमेंट में, इस अनुभव के बारे में बताएं। क्योंकि हम सबके हिस्से तो केवल पढ़ने वाला अनुभव आया, टीचरों का विरोध, बुराई कर लेना वाला अनुभव आया, तो आपने दोनों अनुभव लिए हैं, तो उसके बारे में भी बताएं कि जहां से पढ़ा है उसी क्लासरूम में जाके फिर पढ़ाना, ये अनुभव कैसा? नहीं, जो मेरी जो प्रोफेशनल डिग्री है वो तो मैंने प्रयाग से, अपने MNNIT से लिया था, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभव था, और सच पूछिए तो मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं यूनिवर्सिटी में या कहीं भी मैं पढ़ाऊंगी।
एमबीए किया था, ये था कि कहीं ना कहीं कॉरपोरेट में काम करेंगे, लेकिन चूंकि शादी हो गई, फिर कॉरपोरेट में जाकर काम करना अलाउड नहीं था, बाहर ऐसे कहीं जाके काम करना अलाउड नहीं था। यूनिवर्सिटी का था कि हाँ चलो यहाँ पढ़ा लो, तो मैंने पढ़ाया और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो प्रोफेसर्स थे उन लोगों का बहुत सहयोग मिला, और उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी, तब तो मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी जाती थी। जी। तो कहीं ना कहीं और भी मेरे साथ और भी लोग थे जो नए नए उस समय एज अ गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन किए थे, तो एक हमारा अच्छा एक ग्रुप था, एक सर्कल था, वहाँ पर हम बैठते थे, बात करते थे। उसमें कुछ हम ऐसे लोग थे जिनकी नई नई शादी हुई थी, तो अपनी जो बच्चों मतलब जो पढ़ाई की बातें होती थी वो भी, स्टूडेंट्स की जो बात होती थी वो भी, और घर परिवार की भी परिवार बातें होती थी। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में भी चूंकि हम सब ऐसे एज ग्रुप के थे, ऐसे लोग थे, और जो सीनियर्स का भी बहुत सहयोग मिला, तो घर के जैसा माहौल रहता था वहाँ पर। यहाँ पे सवाल ये बनता है, जैसे आपने बताया कि शिक्षिका आपने बाई कंडीशनल आपने शिक्षा के प्रोफेशन को चुना, तो आपका कैरियर वाइज पहला फर्स्ट चॉइस क्या थी? क्योंकि आप राजनीति में भी सक्रिय थी और फिर शिक्षिका को आपने स्थितिवश चुना, तो कैरियर वाइज आप क्या करना चाहती थी, क्या बनना क्या चाहती थी स्वाति सिंह, ग्रेजुएशन और मास्टर्स की स्वाति सिंह? देखिए, ऐसा है कि अगर करियर वाइज आप बात करेंगे तो डेफिनेटली अगर मैंने एमबीए किया था तो मेरा एक ये विजन था कि कहीं ना कहीं किसी कॉरपोरेट में काम करूंगी। ठीक है, परिस्थितियां ऐसी नहीं हुई, शादी हो गई, वहां से नहीं अलाउड था कि मैं कॉरपोरेट में काम करूं। तो यूनिवर्सिटी में ये था कि काम करना है, घर पे तो नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ काम करना है। यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया और अच्छा लगा। अच्छा लगा मीन्स जो आप पढ़कर आए हैं, कहीं ना कहीं वो पॉलिश होती हैं वो चीज़ें जब आप पढ़ाते हो, तो जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आपको सीखने को मिलता है। और एक वो ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको हमेशा आप किताबों के टच में रहते हैं, जी। तो आपका ज्ञानवर्धन हमेशा होता रहता है। जी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। और मैं इस बात के लिए कभी भी मैंने अफ़सोस नहीं किया कि मैंने सोचा क्या था और हो क्या गया, कभी भी मैंने अफ़सोस नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान, ईश्वर जो है वो आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं। शायद मेरे लिए वो सही था, सही रास्ता था, तो ईश्वर मुझे वहाँ ले गए। बेहतर। अब यहाँ से आगे बढ़ता है जीवन, आपके जीवन में 2 बच्चे आते हैं, अपने बच्चों के बारे में आप बताएं, वो अभी क्या कर रहे हैं, क्या नाम है उनके बारे में अगर आप बताएं। मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगी, जी। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी तो मैं साथ में पढ़ भी रही थी। मैंने एमबीए, मैंने एलएलबी और एलएलएम भी किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से? हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, न्यू कैंपस। तो मैं मतलब अच्छा, आप गेस्ट टीचर थी उस समय हाँ, और पढ़ भी और रही थी? पढ़ भी रही पढ़ थी, पढ़ा दोनों लखनऊ दोनों यूनिवर्सिटी में साथ में एक कर साथ? रहे थे। हाँ जी। बहुत बेहतर। तो आपने एलएलबी और एलएलएम दोनों किया? हाँ जी। बेहतर है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपके परिवार, आप उसके बारे में बताएं, किस तरीके से आपके बच्चे अभी क्या करते हैं, उनके क्या शौक हैं, वो किस तरीके से हैं? मेरी बेटी 5 ईयर लॉ कर रही है। अच्छा। उसका अभी 4th ईयर में चली गई, 3rd ईयर कंप्लीट हो गया। जी। और बेटा मेरा 12th उसका इसी साल अभी कंप्लीट हुआ है, आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं पढ़ने बाहर। बेहतर। इतने सब राजनीति में आप हैं, सामाजिक काम करती रहती हैं और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहती हैं, और चूंकि आपका नाम चर्चाओं में भी रहता है, तमाम तरीके के विवाद हों या तमाम तरीके के आपके पास दायित्व थे, तो इस सब के बीच में परिवार के लिए किस तरीके से समय निकालती हैं, किस तरीके से सामंजस्य बना पाती हैं? या कभी आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं यार, बच्चों को वो समय नहीं मिल पा रहा है या परिवार को वो समय नहीं मिल पा रहा है जो डिजर्व करते हैं या जो आप चाहती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक माँ भी तो हैं, राजनीति है, सामाजिक काम है, उस सबके अपने अपने टारगेट होंगे, आपके अपनी अचीवमेंट कुछ हासिल की है, कुछ हासिल करने होंगे जो चलता रहेगा, लेकिन एक माँ की भी तो कुछ टारगेट्स होंगे कि यार इस तरीके की चीजें या इस तरीके की चीजें मैं करूं या क्या क्या मिस करती हूँ, इसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि एक महिला से ज़्यादा अच्छा जो टाइम मैनेजमेंट करने वाला कोई और हो नहीं सकता है। मैं अपनी बात नहीं मैं करूँगी, अगर मैं आप अपनी माँ को याद करिए, जी। वो सुबह उठती होंगी, जी। टिफ़िन बनाती होंगी, फिर बिल्कुल। आपके फादर को ऑफिस भेजती होंगी, घर परिवार के लिए खाना बनाना, घर देखना करना, फिर शाम का काम। हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपकी माताजी बहुत पढ़ी लिखी ना हो, बिल्कुल। लेकिन फिर भी शाम को बोलती होंगी पढ़ने बैठो। बिल्कुल। वो देखती होंगी बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो जी। इस मुझे लगता है कि हमारे खासकर भारतवर्ष में जो नारी हैं, एक माँ का जो भाव है वो हमारे अंदर नैसर्गिक रूप से है, जन्म से ही रहता है वो। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं जब मिनिस्टर थी, मैं तब भी पूरे 5 साल में अपने बच्चों का टिफ़िन खुद बनाती थी सुबह। कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं बाहर हूँ तो बात अलग है, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मंत्री हो गई हूँ
तो अपने बच्चों का मैं टिफिन नहीं बनाऊंगी, वो मेरा काम था। सुबह उठाने का मेरा काम था, कपड़े उनके रख देते थे, वो सुबह उठ के, क्योंकि इतने हो बच्चे गए बड़े थे, हो गए। हाँ तैयार हो जाते थे। तो एक माँ के रूप में, हाँ मैं मुझे ऐसा, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रही हूँ, या घर के साथ न्याय नहीं कर रही हूँ, या मैं अपने क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर रही हूँ, मंत्रालय के साथ न्याय नहीं कर रही हूँ। ये जरूर था कि मेरा सोने का टाइम कम हो गया था, क्योंकि बेटे का तो मेरा सोने का टाइम था कि वो सो जाता था 10 साढ़े 10 बजे तक, पर मेरी बेटी की शुरू से ये आदत रही कि अगर मैं 2 बजे रात में भी आ रही हूँ तो वो वेट करती थी मेरा। बेहतर। उसके अंदर ये चीज थी कि अब माँ आ जाएंगी, तो मैं उसके बाद मैं उसके साथ बैठती थी, बात करती थी। और शायद ये चीज भी मैंने एक बार सुषमा स्वराज जी का मैंने इंटरव्यू देखा था। जी। उन्होंने कहा कि मैं कितना भी बिजी रहती हूँ, अपने घर जा करके मैं खाने के टेबल पर हम साथ बैठते हैं और अपनी बेटी से मैं पूरे दिन भर की चीजें पूछती हूँ। कहीं ना कहीं वो चीजें शायद मेरे अंदर, वो चीजें वो देख कर भी, और एक माँ के रूप में भी वो चीजें थी। तो हम कितने भी रात में हम अगर साथ साथ हम बैठते थे, बात करते थे पूरे दिन भर की क्या चीजें हैं। बेटा मेरा सो जाता था तो मैं फोन पर कई बार उससे बात करके, और स्कूल से आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों का मैं ध्यान रखती थी। बेहतर। इन सारी चीजों के बीच में सामंजस्य में एक इंडिविजुअल स्वाति सिंह हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि वो एक मिनिस्टर हैं, वो एक माँ हैं, वो एक इंडिविजुअल। अपनी हॉबीज क्या थी, खुद को क्या पसंद था, खुद को आपको मतलब जिसे कहते हैं ना सेल्फ प्लेजर एक फील होता है। कई सारे लोगों को मूवी देख के होता है, कुछ लोगों को डांस करके होता है, कुछ लोगों को ट्रेवल करके होता है। आपको किन चीजों में मजा आता देखिए मुझे गाना सुनना पसंद है, और मुझे मूवीज जो रियल स्टोरी बेस्ड मूवीज होती हैं, है? जी। जैसे नीरजा हो गई, ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं। लास्ट आपने कोई मूवी देखी हो जो आपको पसंद आई हो, आप उसके बारे में जिक्र करना चाहें? अभी मैं और मेरा बेटा कल ही रात में हम लोगों ने 3 इडियट्स देखा है फिर से, अच्छा। कि मुझे बहुत इंस्पायरिंग मूवी लगती है कि आपके एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए। अगर बिल्कुल। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम उसको किताबी कीड़ा ना बनाएं। बिल्कुल। उसकी नॉलेज जो है ना, वो नॉलेज, उसको नॉलेज होना चाहिए। रट रट करके अगर वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा, तो रटने वाली चीज, किसी भी माता पिता को इस बात को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को नंबर के रेस में नहीं भगाएं। आपके बच्चे को कितनी नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब जाएगा कभी क्रैक करने, वो उस एग्जाम को तभी क्रैक कर पाएगा जब वो उसके पास नॉलेज होगी। क्योंकि इंटरव्यूअर जब क्वेश्चंस करते हैं तो वो किताबी क्वेश्चंस नहीं करते हैं। आपका कितना अवेयरनेस है हर एक चीज को लेके, चाहे सोशली, चाहे अ, परिवार की दृष्टि से देखिए, समाज की दृष्टि से देखिए, कुछ भी, या फिर आपका एजुकेशन, मतलब आपकी जो किताबी नॉलेज भी कितनी है, वो सारी चीज़ों को जज करते हैं। उसके लिए मुझे लगता है हर पेरेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चे को नंबर की दौड़ में ना दौड़ाएं। तो वो मूवी अभी कल ही मैंने देखा, इसलिए मैंने आपको बता नहीं दिया। नहीं, बेहतर है। और कई सारे लोगों ने उस फिल्म को कई बार कोट किया, और है भी फिल्म बहुत अद्भुत बनी है। हम सबको जीवन में, परिवार के लिए या सीख के लिए, शिक्षा के लिए बहुत अच्छे संदेश देती है। अभी तक लगभग लगभग हमने आपके जीवन में 2004 2005 6 तक की बात कर ली। उसके आगे जीवन में आपके महत्वपूर्ण पड़ाव कब आया, क्योंकि आपको फिर आपके संबंध में समस्याएं हुई जिससे आप छूटे, उसके बारे में कब शुरुआत होती है? आपका कोर्ट केस चला, वो कब, कोर्ट केस लगभग आपका कब से स्टार्ट हुआ, और फिर किस तरीके की आपकी जर्नी रही? कोर्ट केस, देखिए वैसे तो ये पारिवारिक मामला है बहुत, अगर आप इस कंफर्टेबल विषय हो पे तो। मैं मुखर होके नहीं बोलती हूँ, लेकिन ठीक है, अब तो सभी पूरे ओपन प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक फोरम पे है। कोर्ट केस मेरा 2012 में शुरू हुआ था। 2012। हाँ, 2012 में शुरू हुआ था। सामान्य रूप से अगर हम कहें कि जो आपकी राजनीतिक प्रदेश स्तर पे या कैमरे, टीवी, जर्नलाइज में जो आपका पदार्पण है, 2016 की बात है, या आप बात करें लगभग उससे 4-5 साल पहले हाँ जी। आप लोगों की? ठीक है। अब हम, अगर आप बीच में और कुछ कोट करना चाहें तो आप बताएं, वरना हम 2016 की घटना से अब शुरू करते हैं। आप सवाल करिए तो मैं बताऊंगी। बेहतर है। तो आप उन पारिवारिक चीजों को हम छोड़ के अभी हम आगे आपसे बढ़ रहे हैं, राजनीति में किस तरीके की क्या चीजें आई, किस तरीके की बयानबाजी हुई और किस तरीके की चीजें हुई। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं 2016 के मामले से। उस समय आपके पति दयाशंकर जी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पे थे। उनका एक ऑडियो टेप वायरल होता है जिसमें कथित रूप में मायावती जी पर कुछ अपशब्द की बात आती है, और पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें उस समय निष्कासित कर दिया था। अगर मेरी जानकारी जहां तक सही है, आपको जी। कुछ भी करेक्ट करना होगा आप बताइएगा। उसके बाद में ये
ऑडियो टेप वायरल होता है। और क्योंकि चुनाव नजदीक थे, 17 का चुनाव था और सपा की सरकार थी, उससे पहले बसपा ने राज किया था, तो एक मौका था हर किसी को अपना राजनीतिक ताकत और वर्चस्व दिखाने का, जिसको बसपा सुप्रीमो मायावती ने बखूबी निभाया और पूरे संगठन का आह्वान किया उसका विरोध करने के लिए। और प्रदेश के हर जिलों में प्रदर्शन हुए। इसी क्रम में लखनऊ के हजरतगंज में भी प्रदर्शन हुआ और हजरतगंज में मुझे लगता है कम से कम कई हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और अभद्र भाषाओं के नारे लगाए गए, जिसमें बसपा के कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल थे। यहां तक की प्रक्रिया वो है जो सब लोग लाइव चल रहा था फुटेज और सब लोग देख रहे थे। इसके आगे का मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर आप उस पर आपने किस तरीके से आपके संज्ञान में ये चीजें आई, घर में क्या माहौल था, क्योंकि उस समय जो आपकी फुटेज जिसमें आई उसमें आपके साथ बच्चे और माता जी। तो अब आप आगे का आप बताएं कि किस तरीके से यहाँ तक ये हो रहा था कि चैनलों पे चल रहा था और कई तरीके के अभद्र नारे लगाए जा रहे थे। बसपा विरोध में जिस चीज का विरोध कर रही थी, उस चीज के विरोध के क्रम में उससे कई गुना आगे बढ़ चढ़ के जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। और वहां से फिर क्या हुआ? देखिए, जब जो दयाशंकर जी ने जो भी टिप्पणी किया, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे फादर, मुझे याद है उस दिन की घटना, मुझे आज भी याद है। मैं नीचे के फ्लोर पे बैठ करके मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी और फादर मेरे ऊपर, उस समय लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी, तो फादर वो सुन रहे थे। तो उस समय पापा ऊपर से नीचे आए, बोले लगता है, उनका नाम लेकर के उन्होंने कहा कि लगता है कुछ बात हो गई, उन्होंने कुछ बोला है, क्योंकि संसद में ऐसे ऐसे मायावती जी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। तब हम लोगों ने टीवी ऑन किया, तब मैंने देखा कि इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद फिर बसपा ने प्रोटेस्ट किया। जब प्रोटेस्ट किए, खैर जब ये जानकारी हुई, जब हम लोगों ने टीवी में देखा, तो मेरा तभी भी कोई ऐसा लेना देना था नहीं, क्योंकि मैं और दयाशंकर जी हम उस समय सेपरेट हो चुके थे, हमारा कोर्ट केस भी चल रहा था। लेकिन जब जिस दिन बसपा ने प्रोटेस्ट किया है, उनके लोगों ने, हजारों लोग आकर के ही हजरतगंज चौराहे पे इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो जो उनके शब्द थे, बिल्कुल, खास करके जो मेरी बेटी को उन लोगों ने बोला कि पेश करो पेश करो, वो मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष ने अगर कोई गलती किया, आप उसके लिए जो टिप्पणी करना, जो भी करना है, और एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए दूसरा राजनीतिक व्यक्ति जो भी टिप्पणी करे वो वहीं तक सीमित होना चाहिए। आप किसी के परिवार तक नहीं जा सकते, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं अगर इस विषय पे आप बोलेंगे तो मैं कहीं से भी, मैं दयाशंकर जी की टिप्पणी को मैं कहीं से भी फेवर नहीं कर रही हूँ। राजनीतिक विषय था, उन लोगों ने, उन्होंने क्या बोला, अच्छा बोले खराब बोले, मेरा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं थी। बिल्कुल। और ना तो मैंने कोई स्टेटमेंट दिया था। लेकिन जब बात मेरी बच्ची पर आई, तो मुझे लगता है कि अगर मैं चुप बैठ जाती तो लोग बहुत आराम से भविष्य में भी लोगों के, अपने उनके घर के बहू बेटी बच्चों के बारे में कुछ भी टिप्पणी करते और बहुत आराम से निकल के चले जाते। चूंकि ये विषय मेरे बच्चों पर आई, मेरी बेटी पर ये बात आई, तो मुझे निकलना, मुझे बोलना बहुत ही आवश्यक था। अगर नहीं बोलती तो शायद आज मेरे बच्चे सम्मान के साथ इस समाज में नहीं रह पाते। और मैं सिर्फ अपने बच्चों की ही बात नहीं करूंगी, शायद कोई भी लड़की इस तरह की टिप्पणियों से वो बच नहीं पाती। राह चलते कोई भी किसी भी बच्ची को ये बोल देता पेश करो पेश करो, तो बहुत ज़रूरी था कि उस समय मैं निकल कर आऊँ। नो डाउट मैंने अपनी बेटी की लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बेटी की लड़ाई लड़ते लड़ते हर बेटी की मैंने लड़ाई लड़ी, हर माँ की तरफ से मैंने वो लड़ाई लड़ी, जो कि बहुत आवश्यक था। कम से कम आज अब ये सुनने को नहीं मिला कि लोगों ने इस तरह के अपशब्द किसी भी व्यक्ति के परिवार के लिए बोला हो। बिल्कुल, आपने मायावती के साथ साथ जो उस प्रदर्शन में शामिल थे बसपा के कई बड़े नेताओं पे, उन पे आपने एफआईआर दर्ज कराई हजरतगंज थाने में। इसमें एक सवाल आता है कि ये एक, आप इस सवाल को ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका फैसला था या भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आपको अप्रोच किया कि आप इस तरीके का कुछ कर सकती हैं? नहीं, संगठन ने नहीं अप्रोच किया था। ये मेरा खुद का फैसला था, क्योंकि जब मेरी बेटी, जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था बसपा का, उस समय मेरे दोनों बच्चे अपने अपने स्कूल में थे और लखनऊ में पढ़ रहे थे और हजरतगंज चौराहे से मुश्किल से दोनों का स्कूल, एक का 500 मीटर था, एक का 1 किलोमीटर था, उससे ज्यादा नहीं था।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल से मैं अपने दोनों ही बच्चों को स्कूल से निकलवा करके और घर तक मैंने बुलाया है। उसके बाद मेरे बच्चे भी रोज टीवी पर देख रहे थे जो भी घटनाएं घट रही थी, जिस तरह की जो डिबेट्स में जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह के जो टिप्पणी होती थी कि जुबान काट लेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें थी। तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी के ऊपर इन चीजों का बहुत असर हुआ। वो एकदम जैसे ये कहना मतलब वो डिप्रेशन में आ गई थी। वो घर में भी जो लोग आते थे तो अपने कमरे को बंद कर लेती थी कि सबको हटाओ, मुझे किसी से मिलना नहीं है, मुझे किसी को देखना नहीं है। तो वो आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं अपने बच्चे को देख करके मुझे मतलब मैं इतना रोती थी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंट बनाया था। और मैंने जब अपनी बेटी की वो स्थिति देखी तो मुझे ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, कहीं मेरा बच्चा ऐसा ना हो कि इन इन सब कारणों से मेरा बच्चा अपना आत्मविश्वास खो दे। तो मेरी बेटी की जो स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, उस बात से मुझे एक अंदर से एक ऐसी आवाज आई कि नहीं, निकल के जाना चाहिए और अपने बच्चे की लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल सही। अब 2 सवाल मैं पूछूंगा। एक तो आपको किस तरीके से संगठन का सहयोग मिला या लोगों का सहयोग मिला आपके इस टाइम पे, लेकिन उससे पहले आपको डर नहीं लगा? मायावती जैसा नाम, बसपा जैसा संगठन और हजारों लाखों की संख्या में आक्रामक लोग सड़कों पर हैं और वो बयान जो दे रहे हैं या विरोध जो कर रहे हैं, वो विरोध और बयान के साथ साथ धमकियां ज्यादा थी। तो आपको एक बार ये डर नहीं लगा कि मायावती का नाम है, किससे लड़ने जा रही हूँ, क्या होगा? क्योंकि उस समय तक अगर सही सही कहें तो भाजपा संगठन ने भी लगभग दयाशंकर सिंह के मामले से पूर्ण रूप से खुद को अलग कर लिया था उस बयान के मामले से। बिल्कुल। तो आपको ये डर नहीं लग रहा था कि आपके पीछे बैकअप में कोई नहीं है? हालांकि बाद में संगठन ने और पूरे समाज ने या पूरे प्रदेश ने आपका सम्मान किया और कहा कि बेटी माँ के सम्मान में स्वाति सिंह मैदान में, लेकिन वो तब तक तो नहीं हुआ था जब आपने ये फैसला किया कि अब मैं थाने निकल के जाऊंगी। तो डर नहीं था आप में? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर एक जानवर भी है ना, तो उसके भी बच्चे पे अगर बात आती है तो उसकी माँ का बस चले तो वो कहते हैं ना चीर दे। तो वही स्थिति थी, मेरे बच्चे पर थी। माँ जब बच्चे पर बात आती है जी। तो डर किस बात का? जिस बच्चे को मैंने अपनी कोख में 9 महीने रखा है, जिस बच्चे को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि बिना कारण, बिना किसी दोष के मेरे बच्चे पर उंगली उठा दे। बिल्कुल और सही बात। अगर कोई भी ऐसा, वो तो तब की बात थी 2016 में, बहुत बड़ी नेता रही है मायावती जी, बहुत बड़ी नेता हैं, उत्तर प्रदेश बिल्कुल। की मुख्यमंत्री रही हैं। बिल्कुल। लेकिन उस समय स्वाति सिंह की लड़ाई नहीं थी, उस समय एक माँ की लड़ाई थी। बिल्कुल। और आज भी अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करेगा, कोई भी इस तरह की हरकत करेगा, तो मैं जरूर उसके लिए लड़ाई लड़ूंगी। तब मैं सिर्फ अपनी बेटी की लड़ाई लड़ रही थी, आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि आज मैं समाज के हर बेटी के लिए लड़ाई लड़ सकती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी भी हर बेटी की लड़ाई लड़ती है। बेहतर। अब इस बात से और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने एफआईआर करा ली, प्रदर्शन हुआ और वो लगभग बाजी पलट गई। अब संगठन से आपको समर्थन भी मिलना शुरू हुआ, आपके लोगों ने अप्रोच किया, आप विधानसभा चुनाव भी लड़ी, जीती, मंत्री हुई। इस पूरी प्रक्रिया को आप किस तरीके से हमें बताना चाहेंगे? किस तरीके से आपको अप्रोच किया गया, मंत्रालय मिला, मंत्रालय में आपने किस तरीके से काम किए? फिर उसके साथ साथ जब आप मंत्री बनी, हम अगले प्रोग्राम में आएंगे बहुत सारे विवादों की। पहले मैं आपसे सिर्फ पॉजिटिव और वो सिनेरियो सुनना चाहता हूँ, आपकी स्टोरी कि किस तरीके से यहाँ से किस तरीके से बात आगे बढ़ी, किस तरीके से संगठन ने आपको अप्रोच किया, किस तरीके से आपने सीट का चयन किया और किस तरीके से आपने चुनाव प्रचार किया और फिर कैसे कार्यकाल किया मंत्री के रूप में। देखिए मैं उस समय की बात बताऊं तो मुझे याद है कि मैं और मेरे भाई, हम दोनों सुबह नाश्ता करके निकलते थे जी। और पूरा दिन, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि मेरा घर नहीं किसी टेररिस्ट का घर है। जिस तरीके से पुलिस दबिश कर रही थी, बहुत परेशान हुए हम लोग जी। उस समय। वाकई में जो परेशानी कहते हैं ना कि किसी आम व्यक्ति को कि क्या परेशानी हो सकती है इस बिना कारण, वो मैंने महसूस किया, वो मैंने देखा। फिर मैं, चूंकि हमारे घर में वायरल सबको हो रहा था, मैं एडमिट भी हो गई, क्योंकि उसी वायरल में मैं इंटरव्यू भी देना, अपनी जाके एफआईआर करना, पुलिस से मिलना,
गवर्नर सर से मिलना, बहुत भागा दौड़ी थी, उसी तबीयत खराब में मैं कर रही थी। जी फाइनली मैं एडमिट हो गई। लेकिन मुझे याद है कि उस समय के अध्यक्ष माननीय उप मुख्यमंत्री जी जी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी मुझसे हॉस्पिटल मिलने आए थे, और उन्होंने मुझे बहुत बहुत हिम्मत दिया। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ पूरी पार्टी खड़ी है, पूरी पार्टी का समर्थन है, और तुम लड़ाई लड़ो, तुम्हारी लड़ाई में हम बराबर में तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हें तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत कहते हैं ना, जो लड़ाई में अकेले लड़ रही थी, तो और बीमार भी थी, उस कंडीशन में लड़ रही थी, मैं एडमिट हो गई, तो पार्टी का जो सहयोग मिला वो वो बहुत बड़ा सहयोग था। जी अ, चाहे दिल्ली से, चाहे मतलब केंद्र से या जी फिर प्रदेश से, बहुत बड़ा सहयोग था। बहुत कहते हैं ना कि आपकी हिम्मत दोगुनी चारगुनी 1000 गुने बढ़ गई थी। तो और मैं सशक्त होकर के मैं लड़ाई लड़ रही थी अपनी। ठीक है। अब आप चुनाव जीतती हैं। चुनाव की जो आपकी प्रक्रिया थी, चुनाव आपने लड़ा, वो चुनाव आपके लिए कितना टफ, कितना आसान, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका इलेक्टोरल इलेक्शन का अनुभव रहा होगा चुनाव उससे का। पहले मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया, मुझे पता भी नहीं था कि मैं अध्यक्ष बन रही हूँ। अच्छा तो मैं अच्छा, बहुत ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई, मेरी कोई राजनीतिक लालसा नहीं थी कि मुझे राजनीति में आना है। मैं तो अपनी बेटी की लड़ाई लड़ने आई थी, वो पार्टी ने उसमें सहयोग किया। तो जब पार्टी से ये कहा गया कि तुमको महिला मोर्चा के अध्यक्ष बना देते, तो मैं मना भी कर रही थी उस समय कि बच्चों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, बच्चे उस समय बहुत ही छोटे थे। वो उनको शायद ये पता ही नहीं था, बस ये पता था कि मम्मी हमारे राइट्स के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। कुछ कुछ डिफिकल्ट हाँ, ये सिचुएशन है, चीजें क्लियर थी, मम्मा लड़ाई कर रही है। बट जो राजनीति में आना है कि नहीं आना है, इस पे उनका कोई से नहीं था, और कभी इस तरह की चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन हाँ, पार्टी ने मतलब बहुत किया, मुझे जी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। मुझे जानकारी भी नहीं थी। मैं उस दिन लगभग 3-4 महीने बाद मैं अपने बेटे को सहारागंज लेकर गई थी, वो जी गेम खेलता था। हाँ तो मैं उसको जनरली सैटरडे संडे हम बच्चों को लेकर मैं जाती थी, अपने दोनों बच्चों को लेकर के। ये जो भी लड़ाई चली हम लोगों की मायावती जी के साथ मेरी, तो लगभग 3 महीने का गैप हो गया था। फिर मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा चलो आज चलते हैं, तो हम लोग उस गए। समय सहारागंज के टॉप फ्लोर पे शायद गेम हाँ जी। जोन हुआ करता था, और वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र, और बहुत हाँ, सारा समय लोग थे। तो उस समय हम अभी पहुंचे ही थे उस फ्लोर पे, तब तक फोन आ गया कि संगठन कार्यालय से फोन आया कि बधाई हो, आपको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। तो मैंने कहा नहीं तो, किसने बोला? हाँ, तो खैर फिर जब तक मैं बात करके फोन मैंने रखा, तब तक इतने सारे जो मीडिया के लोग थे उनका फोन आया, तो मैं समझ गई थी कि शायद डिक्लेयर हो गया है। तो तुरंत ही फिर हम वापस गए, और तब नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, किस तरीके से इन चीज़ों का निर्वहन करूँगी, क्योंकि बच्चों की ज़िम्मेदारी थी, बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, वो सारी ज़िम्मेदारी थी। और नौकरी करती थी मैं अपने बच्चों के लिए, तो फिर लगता जी था अगर नौकरी छोड़ उस देंगे समय तो। तक आप पढ़ा रही थी लखनऊ विश्वविद्यालय में या कहीं नहीं, और? यूनिवर्सिटी मैंने छोड़ दिया था। कहाँ पे आप जॉब कर रही कॉरपोरेट हो? में बीच में तो मैं हैदराबाद रही, बैंगलोर मैंने नौकरी किया, हैदराबाद में मैंने नौकरी किया, बट उस समय मैं लखनऊ ही आ गई थी। अच्छा तो मैं लखनऊ में ही काम कर रही थी, तो ये लग रहा था कि मैं अगर छोड़ दूंगी, और बहुत दिक्कतों से मैंने अपने बच्चों को मैं उस समय 20,000 रुपये मेरी सैलरी थी, 20-25,000 ऐसे ही था। तो लगता था कि अगर वो मैं छूट जाएगा तो फिर मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूंगी, क्या करूंगी। लेकिन धन्यवाद दूंगी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, और ईश्वर का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। फिर विधायक टिकट मिला, विधायक बनी, मंत्री बनी, सैलरी मिलने सीट लगी मुझे। सीट चयन पे आपका किसी तरीके का सवाल था? सरोजिनी नगर सीट, या आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस भी सरोजिनी नगर सीट ही थी? नहीं नहीं, पार्टी ने वो तय किया था, पार्टी से तय था कि सरोजनी नगर से लड़ाया जाएगा। और सच बताऊं, मैं तो बहुत रो रही थी कि यहाँ तो जीत ही नहीं पाएंगे, और एक एक डर था, क्योंकि आपका चुनाव किसके खिलाफ था, ये जब आप चुनाव लड़ी थी सपा से प्रत्याशी? अनुराग यादव जी अनुराग यादव। वहां पर चुनाव लड़े थे। ठीक है। तो मतलब कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है वो तो मेरे लिए सेकेंडरी था, बट जब मेरा टिकट, जब ये हुआ कि वहां से लड़ना है, टिकट देखा मैंने, तो मैंने देखा कि भाई वहां तो कभी भाजपा जीती ही नहीं। मैंने कहा मैं तो हार जाऊंगी, बहुत लिटरली मैं बच्चों की तरह रो रही थी। लेकिन पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, तुम जाओ, डरो मत, चुनाव लड़ो और जीतोगी, चिंता मत करो। लोगों का सहयोग था बहुत, पार्टी ने सहयोग किया, मुझे लगता है समाज के हर वर्ग ने मुझे सहयोग किया।
आज अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने बल पे जीती तो गलत होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय, मोदी जी का चेहरा, मेरे क्षेत्र के लोगों का जो सपोर्ट था, भाजपा की छवि, तो मुझे दूसरों का पता नहीं। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के फेस वैल्यू पे, उनके जो कार्यशैली थी वो, मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का जो बूथ पर काम करने का, हर घर में संपर्क करने का, और मेरे क्षेत्र के लोग, उन्होंने मुझे इतना लाड प्यार दिया, शायद मैं जीवन भर ऋणी रहूंगी, अपने क्षेत्र के लोगों को जीवन भर ऋणी रहूंगी। बेहतर है। आपकी उस दौरान मोदी जी से भी मुलाकात हुई। मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? आप उनसे मिली, किस तरीके की उनका ऑरा है? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, आपको व्यक्तिगत रूप में मोदी जी का ऑरा कैसा लगा? बहुत शांत और इतने अच्छे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति उनसे जो भी मिला होगा, ऐसा हो नहीं सकता। वो एक फ्लो में आपको लेकर जाते हैं, आपको इतना कंफर्टेबल कर देंगे। मैं उनसे मिली हूँ, कार्यक्रमों में भी मिली हूँ, और मैं 1 to 1 भी उनसे मिली हूँ। और मुझे याद है कि जब मैं मिलने गई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा भाई, दुनिया के सबसे सशक्त नेता मुझे कितनी देर मुझे टाइम देंगे, 5 मिनट टाइम देंगे। तो मुझे जो भी विषय था मैं याद करके गई थी कि जल्दी 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 ये बात मैं अपनी उनसे रख लूँगी, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री जी, इससे ज़्यादा मतलब 5 मिनट भी बहुत था। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझ रही थी कि 5 मिनट भी टाइम मिल गया, बहुत बड़ी बात है, इतना टाइम तो मुझे मिल ही जाएगा। वहाँ मिलने के लिए गई थी। उन लगभग वो 40-45 मिनट उन्होंने, अच्छा और बताओ, अच्छा और, मतलब मुझे, मैं एक सहज भाव में आ गई कि उनसे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं दुनिया के सबसे सशक्त नेता से मिल रही हूँ, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से मिल रही हूँ। ऐसा लगा कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति है जो मेरी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं थी, जो भी परेशानियां थी, वो उन्होंने कोई डायरेक्टली पूछा नहीं, अच्छा और बताओ, अच्छा और बताओ, कैसा काम कर रही हो, क्या कर रही हो। वो धीरे 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 फिर चीज़ें अपने आप उनके सामने, मैं इतना कंफर्टेबल हो गई थी कि मैंने आराम से उनको बताया, ऐसे जैसे एक अभिभावक को हम अपनी बात बताते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि वैसी छवि अभी तक मैंने किसी की भी नहीं देखी है। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं उस पार्टी का हिस्सा हूँ या वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले भी बहुत लोग प्रधानमंत्री बने, मैं किसी से, मुझे मिलने का मौका नहीं मिला। पर मुझे लगता नहीं है, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के व्यक्तित्व का होगा कि एक साधारण, मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आप उस समय मंत्री थी और नहीं, एक एक इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। और उन्होंने जो जो समय दिए, जो जिस भाव से उन्होंने बात किया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत, आज भारत के हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वो सौभाग्यशाली है कि जिस देश में आज हम रह रहे हैं, उस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। इतनी योजनाएं, खास करके मैं महिला हूँ, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए इतनी योजनाएं लेकर आए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर आज हम 33% रिजर्वेशन पे पहुंच गए। इतने कम समय में इतना कुछ करना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपसे बात करूंगा, मंत्रालय में रहते हुए आपके कुछ बहुत सारे विवाद हुए, उस पर एक, तो अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो उन विवादों में मैं 2 चीज चाहूंगा। एक तो जो चर्चा हुई उसमें क्या कैसा मामला था, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दें सहज। दूसरा कि आपको क्या ये लगता है कि इन सारे विवादों में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये थी कि आप महिला थी? मेरे आगे विवाद से जो संबंधित है, क्योंकि चूंकि आप एक सशक्त महिला नेत्री रही है, कैबिनेट मंत्री थी, और एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है कि महिलाओं के लिए राजनीति वैसी नहीं है जैसी पुरुषों के लिए है। तो उस तरीके के भाव में आपसे जुड़े हुए विवादों की मैं बात करूं, मंत्री बनने के बाद में एक बियर शॉप के उद्घाटन का विवाद था, कुछ एक बिल्डर केस था, नवरात्रि में पैसा बांटने जैसा मामला था। इस तरीके के कई विवाद आए जिसमें आपके ऊपर बहुत सारे विवाद है। मैं चाहता हूं कि आप उनके बारे में, आपका क्या मानना है, किस तरीके से आप सोच रहे हैं, आप उसके बारे में बताएं। और क्या आपको कहीं ये लगता है कि अगर उसी तरीके का मामला किसी अन्य नेता के साथ होता, किसी पुरुष कैबिनेट मंत्री के साथ हो रहा होता, तो क्या इसी तरीके का माहौल बनता? देखिए, मुझे लगता है कि आज इस एक संवैधानिक पद पे मैं रह चुकी हूँ, एक संगठन का मैं हिस्सा हूँ, और उसके बाद अगर मैं इस विषय पर बात करूंगी कि एक महिला और एक पुरुष
के मतलब ये एक डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हुआ, तो मुझे लगता है कि वो जो विषय थे वो महिला या पुरुष की वजह से नहीं हुआ अच्छा, वो विषय। लेकिन हाँ, जहाँ तक आप बियर बार की बात करेंगे तो मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि वो एक रेस्टोरेंट था। मैं रेस्टोरेंट के ओपनिंग के लिए गई थी, ना कि मैं किसी बियर बार के ओपनिंग के लिए गई थी। जिस दिन मैंने उस रेस्टोरेंट की ओपनिंग की, क्योंकि जब 10 दिन के बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ और ये चीजें शुरू बिल्कुल। हुई, क्योंकि जब जब ओपनिंग हुआ उसके बाद पेपर में बहुत अच्छा आया था कि मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है। जी। वो मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट कब बियर बार बन गया मुझे पता ही नहीं चला। दूसरी बात, जब जिस दिन मैंने उसका उद्घाटन किया था उस समय तक उत्तर प्रदेश में किसी भी प्योर बार या पब को उत्तर प्रदेश में लाइसेंस नहीं मिलता था। चाहे कोई भी रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, उसको अगर लिकर रखना है तो परमिशन लेनी पड़ती थी। बिल्कुल। बार कहाँ से हो गया? दूसरी बात, मैं फिर कहूंगी कि अगर वो बियर बार था और उसका लाइसेंस, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बार को लाइसेंस नहीं देती थी, पब या बार को, जी। तो वो चल कैसे रहा है? आज भी चल रहा है, उसको बंद करा देना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, आपने एक बिल्डर की बात की, जी, बिल्डर तो कैसे? मैं नाम बता देती हूँ। आंसल की बात पे चीजें हुई थी। बिल्कुल। आंसल में जो भी प्रकरण हुआ, जी। एक सीईओ थी, उनके लिए जो प्रकरण जो भी मैंने बोला, जी। मैं कोई वसूली नहीं करती थी कि मैंने इसलिए बोला, और ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ। अगर मैं कुछ भी गलत काम करती या मेरा किसी भी बिल्डर से कोई संबंध होता तो आज आंसल में मेरा घर या प्लॉट होता। आप उसकी जांच करवा लीजिए, जो भी बड़े से बड़े जांच होती है वो करवा लीजिए कि क्या आंसल में मेरी कोई भी प्रॉपर्टी है, क्या मैंने आंसल वालों से एक भी रुपया, किसी भी बिल्डर से, मैं ऑन कैमरा इस बात को कह रही हूं, कोई भी बिल्डर अगर आकर ये बोल देगा कि स्वाति सिंह ने किसी से 1 रुपया भी लिया हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। मैं जनप्रतिनिधि थी, उसी क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनकर भेजा था, मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसी आंसल के लोग मेरे पास आए थे कि अगर इस तरह की चीजें वो कर रही हैं, अगर करेंगी तो हमने जो पैसा दे रखा है, बहुत सारे वहां पर ऐसे भी लोग हैं और उस समय थे जिन्होंने अपने कुछ इंस्टॉलमेंट्स दे रखे थे, उनको नहीं मिला था। उनके मन में ये भय था कि अगर इस तरह की चीजें हुई जो कि बिना बात के हो रही हैं, तो हमें हमारा प्लॉट नहीं मिलेगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? मुझे दुनिया का नहीं पता, लेकिन भारतवर्ष में मैं ये जानती हूँ कि हर व्यक्ति अपने पेट को काट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और अपने लिए एक छत बनाता है ताकि भविष्य में हमारे बच्चे उस घर में सुरक्षित रहें। और वो वही आंचल में वैसे ही लोग मेरे पास आए थे, आम लोग थे जो कह रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो हमको हमारा घर नहीं मिलेगा, क्योंकि आंचल में ऐसे भी बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की, और एक प्रतिनिधि, क्षेत्र के जनता के प्रतिनिधि होने के कारण ये मेरा दायित्व बनता है और भविष्य में भी ये दायित्व होगा कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जनता के लिए, अगर उनकी बात कहीं रखनी है तो रखूंगी, जरूर रखूंगी, और इसी बात को मैंने वहां रखा था। बेहतर है। अब मैं आपसे बात करूंगा, मंत्री आप बन गई, दूसरा चुनाव आया, आपने मंत्री बनने से अपने जीवन में क्या परिवर्तन देखा? मतलब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की लड़की जो एबीवीपी में थी, फिर मंत्री, आपने जब संगठन में काम शुरू किया होगा, आपके मन में था या नहीं था, लेकिन संगठन में काम करना जब व्यक्ति शुरू करता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो सर्वोच्च पदों तक जाए, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, जो कि होनी भी चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए। आपने क्या महसूस किया, किस तरीके के परिवर्तन मंत्री बनने के बाद एक व्यक्ति विशेष या एक शख्सियत विशेष स्वाति सिंह ने? जो मुझे, देखिए, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मंत्री बनने के बाद क्या बदलाव आया, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई बदलाव आया। मैं मंत्री बनने से पहले एक साधारण महिला थी, मंत्री जब बनी तब भी मैं साधारण महिला थी, और आज मैं मंत्री पद पे नहीं हूँ, मैं विधायक नहीं, कोई संवैधानिक पद नहीं है, तब भी मैं एक साधारण महिला ही हूँ। और अगर आपको कोई भी ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप मेरे क्षेत्र में जाके किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो इसका आपको जो कहना चाहिए ना कि एक विश्वास आपको वो दिला सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये बोलेंगे कि मंत्री बनने के बाद, एक वाकया मुझे याद है और वो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मेरे शादी के बाद बहुत सारी समस्याएं चलती थी। जी। तो ऐसा हुआ कि मतलब
समझ में नहीं आता था। घर में ऐसी स्थिति थी, जब कभी मुझसे कोई पूछता था, और मुझे लगता है कि जिसके घर में नहीं भी समस्या होंगी, तो हर लड़की इस तरह की समस्याओं को इस तरह की बात को फेस करती होगी। अगर कोई पूछता था कहाँ, मैं बोलती थी घर जा रही हूँ, तो कौन से घर, मतलब क्योंकि मेरा मायका भी लखनऊ में ही, और ससुराल। तो मुझे ये लगता था कि कौन सा घर, मतलब पति का घर बोलूं या मम्मी का घर बोलूं, तो मेरा मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ हूँ। जब मैं मेरा जो गौतमपल्ली में मेरा घर था, 3 नंबर कोठी थी, उसमें जब मैं घर में पहले पसंद करने गए थे, जी देखने जी गए थे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मैंने कहा था मुझे ये घर दे दीजिए, क्योंकि रोड क्रॉस करके बेटी का स्कूल था। जी। तो मैंने कहा मैं रहूं या नहीं रहूं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बेटी चली जाएगी स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वो प्रायोरिटी पे उन्होंने मुझे वो घर दिया, तो इसके लिए मैं उनकी ऋणी हूँ भाई। और मुझे याद है जब उस पे घर पे पेंटिंग वेंटिंग का काम चल रहा था, सरकार की तरफ से ही चल जी रहा जी। था, जब मैं देखने गई तो मेरा बोर्ड लगा हुआ था उसमें, स्वाति सिंह। मुझे इतना अच्छा लगा अंदर से, मैंने कहा ये सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि घर के पुरुष मम्मी का नाम होगा, जो है चाहे पुरुष हो या महिला हो, नाम उसका ही होगा। मुझे उस बात को देख करके मुझे बहुत गर्व हुआ, और मुझे लगा कि नहीं, सरकार की ये जो व्यवस्था है ये बहुत अच्छी है, और वो होनी चाहिए। वो शायद जीवन में मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से ये लगा कि ये मेरा घर है। बेहतर। हर किसी को या बहुत सारे, ये महिला हो, लड़की हो, पुरुष हो, अपना घर बहुत लोगों के जीवन का सपना होता है, और अपना नेम प्लेट अपने घर पे देख के जो अनुभूति होती क्योंकि है। पता है, महिलाओं की ये स्थिति है कि कब उनको घर से निकाल दिया जाए। मैंने कई बार इस चीज को अपने जीवन में फेस किया कि मुझे 2 बजे रात में भी घर से निकाल दिया जाता था। तो मुझे मैं अगर आवश्यकता हो तो आपके लिए पानी पानी बोल दीजिएगा मैम के लिए, मैम इमोशनल हो रही हैं। नहीं, ठीक है। मुझे कभी लगा ही नहीं मेरा घर कौन सा है। वो घर मुझे लगा कि ये मेरा घर है। ठीक है, 5 साल के लिए ही था, पर वो मेरे नाम से था। और हर लड़की को, हर माता पिता को अपने बेटे और बेटी दोनों में इतना आत्मविश्वास बनाना चाहिए, इतना आत्मविश्वास उनको जगाना चाहिए कि कोई कंपटीशन का भाव नहीं होना चाहिए, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, उसमें कंपटीशन का भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने पैर पे जरूर खड़े होना चाहिए, और आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। ये मैं हर माता पिता से, हर बच्चों से मैं ये आह्वान करूंगी कि ये भाव जरूर ले आना अपने मन में। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। आपने योगी जी की बहुत तारीफ की, आपको घर मिला, आपने सरकार का इसकी बात की, और एक ये अनुभव है, अभी आप बात करते करते हमारे साथ इमोशनल हो गई हैं। आप एक बार रहने दो बेटा, आप ले। लेते जाओ। लेंगे आप? नहीं नहीं, आप बेटा ये लेते जाओ। सॉरी, मैं कोई नहीं मैम, आराम से। इस चुनाव तक आपके ऊपर सरकार की अच्छी सहमति, जिसके लिए आपने उनका शुक्रिया भी अदा किया। अब बात करते हैं, ये चुनाव खत्म हुआ, भाजपा सरकार ने दूसरे चुनाव में गई। दूसरे चुनाव में जाते ही कुछ कुछ चीजें हुई जिससे ये लगा कि सरकार का आपके लिए जितना प्रेम, जितना वो था, वो शायद कम हुआ। ऐसी एक जनता की राय है, आपका इस पे अलग ओपिनियन होगा जिसको हम सुनेंगे। ऐसा कहा जाता है, लखनऊ के गलियारों में, राजनीतिक हल्फों में, पक्ष में विपक्ष में ये बड़ी चर्चा हुई कि सरोजनी नगर सीट पे आपकी दावेदारी, क्योंकि आप जीती थी, मिनिस्टर के तौर पे आपका कार्यकाल अच्छा था और भाजपा सरकार रिटर्न की है, तो वो पिछले 5 साल का फल ही है कि आप दोबारा और ताकत में आए हैं। लेकिन दोबारा जब आपको चुनाव में टिकट नहीं मिला, उसमें कई तरीके की बातें की जाती हैं कि उस टिकट पर शायद दशंकर जी की भी दावेदारी थी, इस तरीके की बातें की जाती हैं। या क्या रहा, आपको चुनाव में टिकट कटा, या किस तरीके की आपकी पार्टी नेतृत्व से बात हुई, या आपका अपना क्या अनुभव रहा? देखिए, 2017 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया था, ये भी उनका निर्णय था जी। 2022 में मेरा टिकट कट गया, ये भी पार्टी का निर्णय था। और मुझे लगता है कि ये अब पब्लिक फोरम में है कि टिकट क्यों कटा,
उसका कारण ये नहीं था कि मेरे काम पे कोई सवाल खड़े हुए हैं। बिल्कुल। चाहे मंत्रालय हो, चाहे क्षेत्र हो, जी। चाहे पर्सनल लेवल पे हो, मैंने कभी भी कोई भी कोशिश किया कि मैं कोई भी गलत काम ना करूं। और एक क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में, सरोजनी नगर के प्रतिनिधि के रूप में मैं सदन में बैठकर उनका प्रतिनिधित्व, सरोजनी नगर के लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करती थी। मुझे लगता नहीं है कि मैंने कहीं भी उन लोगों का सर झुकने दिया होगा। और सरकार का भी सहयोग रहा, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का सहयोग रहा। क्षेत्र के लिए जो काम आवश्यक थे उस काम को सरकार ने दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया, सभी जो भी मंत्री थे, सभी विभागीय मंत्रियों ने, अधिकारियों ने उन चीज़ों को किया। लेकिन टिकट कटा तो उसका कारण कौन है ये हर व्यक्ति जानता है, और मुझे लगता है इस पे टिप्पणी करने का कोई औचित्य भी अब नहीं बनता है। वो बात बहुत पुरानी हो गई। लेकिन हाँ, एक टीस जरूर उठती है कि बिना कारण मेरा टिकट कटा। तो ठीक है, पार्टी का निर्णय था, हो सकता है टिकट काटना ही उस समय उनको सही लगा हो, इसलिए उन लोगों ने मेरा टिकट काट दिया। ठीक है। टिकट, इसमें दो बातें रही, दो तरीके की बात है। एक तो ये कि क्या उस सीट पे दयाशंकर जी की दावेदारी थी जिन्हें बाद में बलिया से टिकट दिया गया। दूसरा, जब आपका टिकट कटा, उनका एक बयान जिसकी चर्चा होती है कि उन्होंने कहा कि खुश होने जैसी कोई बात नहीं है कि टिकट कटा। इस पर अगर आप प्रतिक्रिया देना चाहें तो मुझे लगता है वो, जब आपको ये बात याद है तो आपको वो वीडियो भी याद होगा कि बहुत खुश होके बता रहे थे, बहुत हंस के कह रहे थे कि खुश होने वाली कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इतना खुश होकर कह रहा था, तो कहीं ना कहीं अंदर से उनके भाव तो होंगे कि चलो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ठीक है, ईश्वर की ये इच्छा थी। और शायद मैं अगर होती जी। तो मैं इस तरह की चीज़ों को नहीं करती, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का भविष्य सब कुछ जुड़ा हुआ था। सही बात है। अब आपका राजनीति का जो अनुभव रहा, राजनीति में जब आप मंत्री बनी होंगी, बहुत तरीके के रिश्ते बनते हैं। रिश्ते बनने से मेरा मतलब है कि लोग आपके पास काम के लिए आते होंगे, कई लोग कई तरीके से कि मैम हम आपके फला रिलेटिव लगते हैं, या इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने। क्या राजनीति में आपको लगा कि रिश्तों की कीमत है, नहीं है? क्योंकि आपने दोनों दौर देखा, एक समय जब आप मंत्री थी, एक समय जब आप मंत्री नहीं है पिछले कार्यकाल से। तो किस तरीके के आपने रिश्तों में बदलाव देखे, कई ये इसके बारे में अगर आप बात करना चाहें। और क्या आपको कभी आपने किसी भी फैसले पर लगा कि यार ये फैसला अफसोसजनक है, ये काश नहीं करते, ऐसा कुछ? हाँ, लोगों में बदलाव मैंने देखा। ये चूंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, इसलिए बहुत बहुत सारे लोगों में मैंने बदलाव देखा। बहुत कम लोग हैं जो आज जैसे पहले थे वैसे ही मेरे साथ आज। ऐसा नहीं है कि लोग कहीं मिलते हैं तो नमस्ते नहीं करते हैं या आते जाते नहीं, आते जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों में मैंने बदलाव देखा। तो कहीं ना कहीं मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये शायद ये समय भी मेरी लाइफ में आना बहुत जरूरी था, ताकि मैं समझूं कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। क्योंकि मैंने कभी भी, जो भी मेरे पास आया, मैंने कभी, आज भी अगर वो लोग भी आते हैं ना, मैं उनका काम कर देती हूँ। उनको कोई ज़रूरत है, कुछ काम है, कहीं कुछ बोलना है, मैं बोल देती हूँ। लेकिन अब जब मुझे पहले ये लगता था कि नहीं सब ठीक है, मतलब एक होता है ना, आप जब अच्छे भाव में रहते हो तो आपको सब अच्छे लगते हैं। अब कहीं ना कहीं ये मेरे लिए, ये पीरियड जो है, ये लेसन रहा मेरे लिए कि ऐसा नहीं है कि सब आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है, आप करो सबके लिए, क्योंकि ईश्वर देख रहा है। और आज अगर मुझे ईश्वर ने इस जगह पे बिठाया है तो इसलिए बिठाया है कि मैं कुछ लोगों के कुछ काम आ सकूं, इसलिए मैं करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे ये एकदम क्लियर है कि मेरा अपना कौन है और ऐसा कौन है जो आपके पद के साथ रहता है। तो वो चीजें मुझे क्लियर है। ठीक है। आगे मैं और आपसे जुड़े ही कुछ और बात करना चाहूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि राजनीति की बात को लगभग हम खत्म करते हुए आगे बढ़े। 27 आ रहा है, क्या प्लान है? देखिए, किसी भी नेता की इच्छा ये रहती है कि वो चुनाव लड़े जी। और सदन में बैठे, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको विधायक सांसद जाके वहां बैठना है, इसलिए नहीं। अगर आप वाकई में लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो ये ज़रूर एक अंदर से एक ये इच्छा होती है कि हाँ, हम जाकर के ऐसी जगह पे बैठें जहाँ हम अपने लोगों के, अपने
मैं क्षेत्र के लोगों को, अपने परिवार के ही लोग कहते हैं कि अपने घर परिवार के लोगों की उन समस्याओं को मैं दूर कर पाऊँ। तो इच्छा है, बाकी निर्णय तो पार्टी का होगा। ठीक है, आपने एक अनुशासित कार्यकर्ता के तरीके से, जैसा कि अमित शाह या मोदी जी भी कह देते हैं कि जो पार्टी तय करेगी, जहां से कहेगी मैं वहां से लड़ जाऊंगी, वैसी ही आपने कुछ बात कही। ठीक है, अब मैं इस पूरी बातचीत में अभी तक हमने एक विषय को जिसको टच नहीं किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ, वो ये है कि आप महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके बड़ी मुहिम के लिए काम कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप अलग से उसके बारे में विस्तार से हमें बताएं, किस तरीके से काम कर रही हैं, उसमें क्या क्या चीजें आप करती हैं, किस तरीके से लोग आपको से जुड़ सकते हैं, या लोग उस मुहिम या उस आपके संकल्प में अगर आपकी मदद करना चाहें या आपसे मदद लेना चाहें, दोनों किस प्रकार से संभव है? देखिए, मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर काम करती हूँ। मैं आपको शुरू से थोड़ा इस विषय पे समझाना चाहूँगी। जरूर। जब मैं सरोजनी नगर में विधायक बनकर गई, तो मैंने वहाँ पर देखा, भाई सरोजनी नगर लखनऊ की एक विधानसभा है। बिल्कुल। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और वहाँ पर भी जब मैंने महिलाओं की समस्याओं को देखा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के, तो महिलाएं गंदा कपड़ा यूज़ करती थीं। बता नहीं सकती हूँ कि किस कंडीशन में वो किस तरीके से माहवारी के टाइम में वो किस तरह से किस तरह के कपड़े यूज़ करती थी, क्या करती थी, बहुत मैं एलॉबरेट यहाँ पे नहीं करना चाहूँगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि आज़ादी के 70 साल के बाद लखनऊ के ही एक हिस्से में इस तरह की स्थिति परिस्थिति है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर कुछ काम करना चाहिए। और ये एक ऐसा विषय है, देखिए, जब किसी भी विषय की हम बात करते हैं तो हम उसके अवेयरनेस की बात करते हैं कि भाई किसी भी विषय को अगर आपको बृहद रूप में नीचे तक लेकर जाना है तो हम उसके अवेयरनेस की बात करते हैं। अवेयरनेस की हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? अवेयरनेस की शुरुआत हम, क्योंकि हमको ये लगता है कि जो शहर में लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इतने अवेयर हैं किसी भी विषय की अगर बात करें तो उनको ये विषय पता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, माहवारी के टाइम में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, इस बात के जो, अगर मैं अवेयरनेस की बात करूं तो शायद पढ़े लिखे लोगों को भी ज़रूरत है इसकी। उसका कारण यह है कि हम, अगर किसी बच्चे का पीरियड शुरू होता है, उत्तर भारत की बात करूंगी, दक्षिण में तो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं अपने बच्चे को, पढ़े लिखे पेरेंट्स की बात बता रही हूँ, कि वो घर में कहते हैं कि बताना मत किसी को। इवन माँ अपने बच्चे को, ये बेटी को ये कह देती हैं कि आप अपने पिता को नहीं बताओ, भाई को नहीं बताओ। अरे वो कोई पाप नहीं है, वो आपके शरीर का एक जरूरी चीज है। वो बहुत ही आवश्यक है कि हर महीने माहवारी होनी चाहिए। अगर आप, वो तो बहुत छोटा बच्चा है, अगर आजकल बहुत कम उम्र में लड़कियों के पीरियड स्टार्ट हो जा रहे हैं, 9 साल ऑनवर्ड्स उनका लगभग ये पहले जो 11-12 साल 13 साल में शुरू होता था, अब वो 9 साल से, ऐसा है कि बहुत सारी बच्चियों में ऐसी टेंडेंसी देखी जा रही है, खान पान की वजह से या जो भी कारण हो। अगर आप उस छोटे से अबोध बालक को आप ये बोल के सप्रेस कर दो कि किसी को बताना नहीं, घर पे अपने फादर को मत बताओ, वो बेटी जो पिता से बहुत अटैच रहती है, जनरली बेटियां फादर से ज्यादा अटैच होती हैं, भाई उसका दोस्त होता है, अगर माँ वहां पर सप्रेस कर देगी कि फादर को मत शेयर करो, भाई को मत शेयर करो, उस बच्ची के मन में, उस अबोध बालक के मन में क्या बात आएगी कि पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनको ये लगता था कि कैंसर हो गया उनको, उसमें मैं भी एक हूँ। और उसके बाद इतने सालों के बाद मैंने देखा कि आज भी ये स्थिति है, और आज भी है ये स्थिति। बिल्कुल। कि पढ़े लिखे घरों में भी अपने बच्चियों को ये कह दिया जाता है कि भाई जब तुम्हारा पीरियड आए अलग रूम में सो। अगर बेड पे स्टेन लग जाता है बेडशीट में तो बच्चियां डांट खाती, क्यों डांट खा रही हैं? उस छोटा बच्चा है, अभी उसके पीरियड स्टार्ट हुए हैं, उसको नहीं पता है। तो इन चीजों के लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि ये टैबू नहीं है, ये आपके शरीर का, उस बच्ची के शरीर के लिए बहुत आवश्यक है कि उसका हर महीने, जब एक बार पीरियड स्टार्ट होता तो हर महीने उसका पीरियड आए, बहुत आवश्यक है, नहीं तो उससे कितने सारे मेडिकल इश्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह के इश्यूज को लेकर के मैंने काम किया, उसमें मुझे नाबार्ड का सहयोग मिला, टाटा ट्रस्ट का सहयोग मिला, मुझे ऑलिव फाउंडेशन का सहयोग मिला, बैंक ऑफ बड़ौदा का सहयोग मिला। इन सभी लोगों के सहयोग से मैं वहाँ पर मैं अवेयरनेस कैंपेन चलाती थी। मैं वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन बनाने का, मैंने वहाँ पे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इसके प्रोडक्शन में उनको इन्वॉल्व किया, और
मेरा ये उद्देश्य था कि हर महिला 3,000 रुपए मिनिमम, मतलब रोज का 100 रुपए कम से कम कमाए वो, कुछ भी काम करके, जितने भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब ये सैनिटरी नैपकिन टाटा ट्रस्ट के माध्यम से जी। उन लोगों ने सैनिटरी पैड का उन लोगों ने प्रोडक्शन शुरू किया, और लगभग साल 1.5 साल के बाद मैंने पूछा एक दिन, मैंने कहा कितना कमाते हो आप लोग? 3,000 हो गया। तो उन्होंने कहा कि दीदी हम 6-7 हजार रुपए महीना कमा ले रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा। बिल्कुल। वो अपने सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं, अपने हाइजीन का भी ध्यान रख रही हैं, और आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो रही हैं। तो जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लेके और भारत की आधी आबादी को लेकर के, कि वो अपना, और इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, मेक इन इंडिया, सब कुछ। स्टैंड अप इंडिया, वो सारी चीजें आ जाती हैं कि वो अपने घर में उस तरह की चीजों को प्रोड्यूस करके ब्लॉक पर ये काम मैंने कराना शुरू किया। ब्लॉक के लोगों ने एक रूम दे दिया इसके प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पे वो सैनिटरी नैपकिन बनाते थे, वहाँ से बेचते थे। तो कहीं ना कहीं वो अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखी, और उन्होंने अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा, और आर्थिक दृष्टि से भी वो मजबूत हुई। ये जरूर कहूंगी कि मेरा टिकट कटने के बाद जो मेरा एक सपना था कि हर महिला लगभग 3,000 रुपए महीना कमाए, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। मैं उनको स्वावलंबी बनाना चाहती थी, लेकिन ठीक है, भविष्य में जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं, बहुत कोई रिसोर्सेज तो नहीं है मेरे पास, बट जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, महिलाओं के बीच में काम कर रही हूँ, बच्चियों के बीच में काम कर रही हूँ, और अच्छा लगता है। पहले शायद मेरा क्षेत्र सिर्फ सरोजनी नगर था, अब वो क्षेत्र बड़ा हो गया है, मैं हर जगह काम करती हूँ जहाँ मौका मिलता है। बेहतर। अब मैं आगे की बातचीत में, इसमें एक रह गया, अगर आपसे कोई इस मुहिम से जुड़ना चाहता है, किस तरीके से वो आपसे जुड़ सकता है, या इस मुहिम का लाभ लेना चाहता है, किस तरीके से ले सकता है? देखिए, हमारा वेबसाइट है, उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और मेरा तो नंबर सभी के पास है, वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। स्वाति फाउंडेशन स्वाति फाउंडेशन के नाम से, ये बताना मैं आपको भूल गई जी। 2022 में जब मेरा टिकट कटा जी। उसके बाद लगा कि अब काम कैसे करेंगे, क्षेत्र भी नहीं है, कैसे काम करेंगे। तब मैंने एक ट्रस्ट बनाया स्वाति फाउंडेशन के नाम से। जी। तो स्वाति फाउंडेशन महिलाओं के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उसके लिए काम करता है। तो स्वाति फाउंडेशन से जुड़ने के लिए मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वो जुड़ सकते हैं। ठीक है। अब मैं इस बातचीत को और आगे बढ़ाता हूँ, और हम बातचीत के अंतिम दौर में, मैं हालिया में हुई कुछ चीज़ों के बारे में आपको सिर्फ उनके नाम लूंगा, उस पर आपका जो भी आपका विचार हो वो आप कह दीजिएगा, फिर आपसे जुड़े कुछ व्यक्तिगत सवाल, उसके बाद हम इस बातचीत को वाइंड अप करने की तरफ बढ़ेंगे। अभी जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, मैं जिस सरकार का हिस्सा हूँ, वो सरकार, मैं सिर्फ इस एक विषय की बात नहीं करूंगी, शुरू से 2014 ऑनवर्ड्स चाहे जितनी भी योजनाएं हैं, क्या उस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं? आज विपक्ष के पास भी अगर उनसे भी वो सवाल खड़े कर नहीं सकते हैं, तो केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं, मुझे लगता है कि वो हम सबके लिए, समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ उसको धरातल पर उतारा जा रहा है। और एक आम भारतवर्ष के एक आम नागरिक होने के नाते मैं अपने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की हर पॉलिसी की, जो कि लोक कल्याण के लिए है, उसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। ठीक है। दूसरा मामला है, अभी इटावा में एक मामला हुआ जहां पे कुछ जाति विशेष के लोगों का कथा वाचन कर रहे थे, जिसपे उनके साथ मारपीट और अभद्रता के आरोप लगे। बाद में उसका दूसरा पक्ष भी सामने आया, जो दूसरा पक्ष था उसने कुछ अभद्रता के आरोप लगाए। जो भी पूरा मामला है, इसको लेके एक नई बहस छिड़ी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि फिर मैं यहाँ पार्टी की बात करूंगी, हम हर समाज के लोगों को साथ लेकर आगे चलते हैं। तो चाहे जो भी विषय हुआ, वो पार्टी का, मैं अपनी पार्टी के लिए कहूंगी कि हमारे पार्टी का कोई विचारधारा नहीं है ऐसी। जी। जिन लोगों ने भी जो भी किया, चाहे इधर से टिप्पणी आई हो, चाहे जो भी अपशब्द हुए हो, चाहे मारपीट हुई हो, चाहे इधर से हुई हो, वो उनका आपस का मामला था। कहीं से भी किसी भी तरह के अभद्र टिप्पणी और किसी भी तरह के अभद्र व्यवहार को
ना तो भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती है और ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रमोट करती है। ठीक है। अभी आपने जैसे बात की ऑनलाइन एक्सेस हम सबका बढ़ गया है, बच्चों का बढ़ गया है, ओटीटी करके एक नया कॉन्सेप्ट आया है और जिसको लेके हमेशा एक सेंसरशिप के लिए एक बात विवाद छिड़ता रहता है। अभी हालिया में कुछ समय पहले महिलाओं पे कमेंट को लेके एक शो बंद हुआ और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे महिलाओं को ऑब्जेक्ट्स की तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ये आरोप लगते रहे हैं कि महिलाओं की छवि या महिलाओं की जिस स्वरूप को दिखाया जाता है वो समाज के लिए सही नहीं है। आपका इस पे क्या मानना बिल्कुल, मैं इस बात को ये कहूंगी कि कोई भी महिला जो माँ है, है? जी जो इस सृष्टि का निर्माण कर रही है, वो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकती है? तो बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला को एज एन ऑब्जेक्ट अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी खुद की मानसिकता गंदी है। और जिस भारतवर्ष में जिस सनातन धर्म से हम जुड़कर आए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हम जिस सनातन धर्म के हैं, उस सनातन धर्म में महिलाओं का शुरू से वर्चस्व रहा है। वो बिल्कुल अलग बात है कि बीच में जो बाहरी आक्रांता थे, जी उनके आने के बाद कुछ जरूर ऐसा हुआ कि हमें अपने घर के, अपने परिवार के महिलाओं को सुरक्षित रखने की दृष्टि से कुछ बातें ऐसी हुई जिनको कि हमें ध्यान रखना पड़ा। लेकिन आज समाज बदल रहा है, जिस तरह की योजनाएं, जिस तरह की नीतियों को धरातल पर उतारा जा रहा है, कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि जो इस समाज, इस देश में जो महिलाओं की स्थिति पहले थी, वो फिर भविष्य में भी आधी आबादी की वो स्थिति हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज 33% रिजर्वेशन पर हम आकर खड़े नहीं होते। ठीक है। अब मैं फिर से कुछ चंद सवाल जल्दी जल्दी आपसे पूछूंगा आपसे संबंधित। आपको घर में सबसे ज्यादा हिम्मत किनसे मिलती है, बच्चों से, माँ से या खुद से? घर में हाँ, घर में या अपने जीवन में? मुझे लगता है हर वो महिला जो कहीं ना कहीं संघर्षों का सामना कर रही है, उसको देख करके मेरे अंदर एक हिम्मत आती है कि नहीं, बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं मुझसे भी कहीं ज्यादा समस्याओं को फेस कर रही है, फिर मुझे मेरी बिल्कुल जो समस्या लगता नहीं है तो बहुत छोटी है। जब वो इस लड़ाई को लड़ रही है तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती हूँ? जहां तक बच्चों और माँ की बात कर रहे हैं, तो मेरा तो अस्तित्व ही मेरी माँ ने दिया है ना। अगर शायद मेरे माता पिता नहीं होते तो मेरा अस्तित्व नहीं होता। और बच्चे तो हैं ताकत। ठीक है। किचन में आपका कितना मन लगता है? कोई खास डिश जिसको बनाना आपको पसंद हो या आपकी बनाई डिश बच्चों को बहुत पसंद हो? हालांकि माँ का बनाया खाना बच्चों के लिए सब अच्छा होता है, फिर भी आप। किचन में मेरा बहुत मन लगता है, क्योंकि शौक है खाना बनाने का। जी और शायद शौक इसलिए है कि मेरे बच्चों को बहुत तरह तरह की चीजें चेंज कर करके खाने की बहुत इच्छा होती है, तो शायद उनकी वजह से ना, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो वो जैसे जैसे उनको कि अच्छा ऐसा कुछ बनाइए, वैसा कुछ बनाइए, तो एक शुरू से भी इंटरेस्ट था खाना बनाने में। और जैसे मैंने बोला कि मैं अपने बच्चों का, जब मैं मिनिस्टर थी तब भी मैं टिफिन बनाती थी, आज भी मैं खाना बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। कि अभी मेरा बेटा, उसकी सर्जरी हुई है, तो उसके लिए मैं खाना, 1 महीने हो गए उसकी सर्जरी को, लेकिन मैं खाना उसके लिए खुद ही बनाती हूँ। मुझे अगर कहीं जाना भी है तो मैं खाना बना कर जाती हूँ। अभी मैं बीच में 1 दिन के लिए बाहर गई थी, तो मैं पूरा 1 दिन का खाना उसके लिए अलग अलग चीजें बना कर गई थी कि ठीक है वो फ्रिज में रखा हुआ है, बट मेरे हाथ का कम से कम खाना खाए, मुझे ऐसा कोई लगता है। खास डिश का अगर आप जिक्र करना चाहें, आपको पसंद हो या आप मुझे ऐसी कोई डिश जो ऐसा लगता हो कि मतलब ये रोज मिले मैं रोज खा सकती हूँ? आलू गोभी मटर की सब्जी मुझे रोज मिले, मतलब बढ़िया पतले रस्से वाली। जी और पूरे विंटर्स जब गोभी का मौसम, अब तो खैर पूरे साल मिलता है, लेकिन जब गोभी का मौसम शुरू होता है तो डे 1 से लेके बिल्कुल लास्ट तक मेरे घर में डेली आलू गोभी मटर की तो सब्जी रोटी बनती के साथ खाना आपको पसंद है या चावल के? है। ज्यादा तो रोटी के साथ पसंद है, चावल के साथ भी खा लेती हूँ। ठीक है। कोई गाना या किताब जो आप बताना चाहें आपके दिल के बेहद करीब हो? गाना ऐसे कोई विशेष नहीं, गाना सुनना मुझे पसंद नहीं, है। कोई गाना जो सुनना आपको बहुत पसंद है या कोई किताब जिसके बारे में आप हाँ, जिक्र करना चाहें? किताब जीवन ऐसा रहा है, इसलिए गीता, क्योंकि उससे बहुत हिम्मत मिलती है, तो भगवत गीता कभी कभी पढ़ लेती हूँ, अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर है घर में तो एक हिम्मत उससे बंधी रहती है। पढ़ने का भी मौका मिलता है तो मैं पढ़ती हूँ, तो मेरे दिल के करीब है। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भगवान से जोड़कर, ईश्वर से जोड़कर रखा है। आपको अपनी बेटी के लिए आपके कुछ खास सपने हैं? क्या राजनीति में उन्हें भी आप देखना चाहेंगे या इस तरीके का कोई विचार है आपका? देखिए, मुझे नहीं पता, कभी घर में हम कभी भी राजनीतिक चर्चा नहीं करते हैं।
कि किसी पर्टिकुलर विषय पे या भविष्य में उनको राजनीति में आना है कि नहीं, इस विषय पे कभी कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन मेरी बेटी, इनफैक्ट मेरे दोनों ही बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पढ़ने में बहुत तेज है मेरे बच्चे। और जहाँ तक बेटी की आपने बात की, किसी भी विषय पर आप उससे चर्चा कर लीजिए। मैं खुद भी कभी कभी सोचती हूँ ये कब पढ़ती है, हर विषय, मतलब हर विषय विषय की जानकारी है उसको। मैं भी शायद उस लेवल तक नहीं हूँ नॉलेज की, अगर आप बात करेंगे तो वो बहुत बहुत स्मार्ट है, बहुत नॉलेजेबल। मेरे दोनों बच्चे बहुत नॉलेजेबल बच्चे हैं। और राजनीति में जहाँ तक आने की बात है, तो मैं हर बेटी के लिए, अगर मेरे बच्चे तो खैर मुझे नहीं पता, कभी इस विषय पे चूंकि चर्चा नहीं हुई, आना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं हर बेटी के लिए कहूंगी कि कभी आप ये मत सोचना कि ये क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है। आप, इस क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, इस क्षेत्र में आधी आबादी की आवश्यकता है, जो आज के नए नए बच्चे हैं उनकी आवश्यकता है, उनको आना चाहिए। और खासकर बेटियों को जरूर आना चाहिए राजनीति में, क्योंकि आज 33% रिजर्वेशन है। एक विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी 33% रिजर्वेशन लेकर आए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे समाज की जो बच्चियां हैं वो सिर्फ संसद में एक सांसद या विधानसभा में एक विधायक के रूप में ही नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करें, जब पॉलिसी मेकिंग का काम हो उसमें भी उनका बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। तभी शायद जो भी पॉलिसीज हम बनाते हैं, जो भी पॉलिसीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं, शायद उसको उस रूप में हम उतार पाएंगे जो समाज में वाकई में जो समस्याएं महिलाओं को लेकर के मैं जी कह रही हूँ। तो जब उनकी सहभागिता होगी तो उतना ही इफेक्टिव और उतना ही एफिशिएंट पॉलिसीज को हम बना करके इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है। अगला सवाल, अभी तक का कोई ऐसा सपना जिसे आप चाहती हैं कि हर हाल में पूरा करना चाहूँ अपने जीवन से लेकर, व्यक्तिगत, राजनैतिक, किसी भी तरीके का, सामाजिक? मैंने बोला ना कि मेरे क्षेत्र के जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का एक वो मन में एक अफसोस रहता है कि कहीं ना कहीं वो अधूरा रह गया। मैं चाहती थी कि कम से कम एक टेन्योर और होता तो मैं उस सपने को पूरा कर लेती, लेकिन कोई बात नहीं, भविष्य में जो क्षेत्र रहेगा उसमें काम करेंगे। ठीक है। अगर अभी जो आप दैनिक जीवन जी रही हैं, सामाजिक काम और राजनीति में भी आप सक्रिय हैं, संगठन के लिए भी सक्रिय हैं, इस सब को हटा के बिना फोन बिना खबरों के एक दिन बिताना हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? मैं अपने बच्चों के साथ पूरा टाइम अपने बच्चों के साथ देना चाहूंगी, और बैठकर हम बातें करें, मूवी देखें, उनसे उनके बारे में बात करूं, उनसे उनके भविष्य के बारे में। वैसे बात होती रहती है, लेकिन तब जब बिल्कुल फोन नहीं रहे, टीवी नहीं रहे, तो फिर उनके साथ बैठ करके बहुत समय स्पेंड करना चाहती हूँ मैं। अभी आपने कहा बच्चों के साथ मूवी देखना चाहूंगी। मेरा आखिरी सवाल, अगर आपके जीवन पे कोई फिल्म बनती है तो आप उसको क्या टाइटल देना चाहेंगी और किसे चाहेंगी कि वो आपका रोल निभाए? ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मेरे ऊपर फिल्म बने, अगर बनती है तो, क्योंकि आपकी जीवन की कहानी भी बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे एडवेंचर, बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज के साथ है। तो नारी डैश संघर्ष। धन्यवाद स्वाति जी। आपके साथ बातचीत में मैं एक बात तो मुखर होकर कह सकता हूं कि ये पूरी बातचीत बेहद ईमानदार, बेहद खास और बेहद इंसानी बातचीत थी। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।